Yes. क्यों इतने मुतहर्रिक हैं? मुझे इतना ज्यादा कर्जा लिया ना पाकिस्तान ने और लेता जा रहा है, वो उतारना कैसे मैं ये सोच रहा था। हालांकि सोचना मेरा काम नहीं है। आई मीन इस मामले पर हुकूमत का काम है भाई। हाँ, लेकिन क्या करें, परेशानी तो अपनी जगह है। हुकूमत के कर्जे हैं, हमें खुद उतारना होंगे। पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत है। क्या मतलब है टेक्नोलॉजी से कर्जे उतारेंगे आप? मैं नहीं, जिसने सोचा है ना और जिनका ये प्लान है। मैं कोशिश करूंगी कि आज हम इसी सिलसिले में इस आइडिया के बारे में ये सब कुछ आपके सामने रख सकें, क्योंकि बड़ा बेहतरीन आइडिया, गजब आइडिया समाजी कारकुन वकार ज़का लेकर आए हैं और ये मुल्क में तहरीक टेक्नोलॉजी चलाएंगे, इसके लिए मैदान में उतर रहे हैं। तो हम सारी की सारी बातें अब मजीद हम दोनों ना करें। आप हमको ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नया दिन। कैसे? वालेकुम अस्सलाम। समा का बहुत शुक्रिया, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट होता है, तो हमें लगता है कि जो चैनल्स हैं वो इस तरफ इतना ज़्यादा हम लोग नहीं आते, क्योंकि खुद भी मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा बातों को ना किसी और अंदाज में लोग ले जाके ब्लॉगर्स पोस्ट कर देते हैं। 2013 में मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ARY न्यूज़ पे मैंने एक रियलिटी शो बनाया था कि आप इलेक्शन में अगर खड़े होना चाहते हैं तो कैसे खड़े हो सकते हैं। आज तक पाकिस्तान में कोई ट्यूटोरियल नहीं है कि एक आम आदमी कैसे खड़ा हो सकता है, टिकट कैसे लेते हैं। तो वो हमने इलेक्शन कमीशन से बात करके पूरा एक इंतखाबी निशान मिला और उन्होंने कहा लेकिन वकार ज़का साहब, क्योंकि आप एम्प्लॉय हैं तो आप कैंपेन नहीं चलाएंगे, ये हम आपको सिर्फ एक फैसिलिटी दे रहे हैं। सही है। तो उसके बाद हमने अपने वोट वहां पर जाकर 15-20 वोट अपने खुद भी डाले थे, दिखाने के लिए कि वाकई इन पेपर्स को जमा करा के। लेकिन उसको एक्सप्रेस ट्रिब्यून और बाकी ने पोस्ट किया, वकार ज़का इलेक्शन में खड़े हुए और 22 वोट मिले सिर्फ इन्हें। अब यकीन करें, आज से पहले मुझे भी ये पता था कि आप खड़े हुए थे। अब देखिए, लेकिन हालांकि वो इस तरह दिखाना चाहिए था कि वकार ज़का ने एक ऐसा ट्यूटोरियल बनाया जो आज भी यूट्यूब पे पढ़ा कि इलेक्शन में अगर आप खड़े होना है तो स्टेप्स क्या है। ये भी ट्यूटोरियल है? हाँ, ये नहीं, ये ट्यूटोरियल नहीं है। मैं इसलिए अब ये क्लियर करना चाहता हूँ कि पिछली हुकूमत से लेके अब तक मैंने काफी अरसे से इस चीज पे काम किया, क्योंकि खुद मैं NID से इंजीनियरिंग की हुई है। तो मेरा बड़ा मोटिव ये रहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से कर्जा उतरेगा। पहले हम समझाते रहे भाई पाकिस्तान की अपनी क्रिप्टो करेंसी होनी चाहिए, पुरानी हुकूमत ने तो कभी सुना नहीं। और ये वाले इन्होंने सुना, लेकिन सुनने के बाद कह दिया असद उमर ने 2025 में इरादा रखते हैं। भाई करेंगे या नहीं करेंगे? 2023 में इलेक्शन है भाई। इस सुनी को अनसुनी भी नहीं कहा जा सकता। मैं अभी ये फैक्ट एंड फिगर पे बात करते हैं, क्योंकि वेनेजुएला जिसके प्रेसिडेंट बिल्कुल समझे चोर, उसका मुल्क पूरा तबाह हुआ हुआ, उसने ये बोला कि मैं अपनी क्रिप्टो करेंसी पेट्रो लॉन्च कर रहा हूं। 735 मिलियन $US एक दिन में जमा हुए। अगर इमरान खान आज बोल दें कि हम पाकिस्तान में अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहे हैं तो दुनिया जहान का पैसा आएगा। क्यों नहीं ऐलान करते? मुझे समझ नहीं आ रही यार। धरनों के टाइम तो हमें आगे पीछे बुला रहे होते थे, अब तो पहचानते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया। और ये क्रिप्टो करेंसी कोई मेरे घर की कोई दाल रोटी नहीं चलनी। पाकिस्तान में अगर तरक्की आएगी तो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के लाने से। और इस स्पार्को क्या कर रहा है पूछे ना, एटॉमिक पावर आप बन गए हैं। आपको ये नहीं पता कि जिस स्पार्को 8 साल पहले बना था इंडिया से, इसरो से पहले। अब स्पार्को जो है उसने टोटल 4 या 5 सैटेलाइट भेजी हैं। इंडिया ने एक दिन में 144 सैटेलाइट भेज दी हैं। एटॉमिक पावर अगर आप बन सकते हैं तो आप स्पेस पावर क्यों नहीं बन सकते? सही। तो हमारा जी, मैं पूछना चाह रही थी, आपने देखिए आपने इसका पस मंजर तो हमें बताया। अब ये बताइए कि आप इसके सिलसिले में क्या चीदा आपके स्टेप्स क्या होंगे कि जिनके ऊपर आप काम करेंगे? अव्वलन होना क्या चाहिए ये बताइए। देखिए, पहली चीज तो ये है कि ना मेरा मानना ये है कि ऑलरेडी PTI अच्छा काम कर रही है, टूरिज्म को प्रमोट कर रही है, और हमारा कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं है कि पब्लिसिटी स्टंट पुल करने के लिए जी वकार ज़का ने भी पॉलिटिकल पार्टी बना ली। नहीं, वो आप ना भी करें, लोग कह रहे हैं। हाँ, तो पहली वो देखे ना, वो इलेक्शन में खड़ा करवा दिया था। तो मैं ये क्लियर कर रहा हूं यहां पर कि पहला हमारा मोटिव ये है कि हम ये तहरीक इसलिए चला रहे हैं कि 2025 का हम वेट नहीं कर सकते। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पीछे क्यों रहेंगे? ये जो स्कूल का माफिया इसने तबाह करके रख दिया, ये आपको सिंगल सोर्स ऑफ इनकम सिखाता है कि भाई एक आप सोर्स ऑफ इनकम से कमा सकते हैं, कभी भी उससे तरक्की नहीं हो सकती। आप कह रहे तालीम दे, तालीम कौन सी? मैं ये कहता हूं कि जी पहला एजेंडा ये है कि मैं पूरी मुहिम चलाऊंगा, हर मदरसे में जाऊंगा, मेरे स्कूल मदरसों में जाएंगे और वहां पर हम ये कहेंगे जी आप कुरान पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी यहां पर फतवा दिया जाए कि इन पे फर्ज करें कि साइंस और टेक्नोलॉजी भी पढ़े। बात की और बाकायदा उन्होंने बताया कि कैम्ब्रिज का निजाम भी लॉन्च किया जा रहा है कुछ मदारिस में, जो वफाकुल मदारिस के। देखें, ये भी गलत है ना। असल में हमें बेबी टीवी दिखा के माएं जो है बच्चों का सत्यानाश कर रही हैं। सबसे पहले तो ये बंद करवाएं। ऐसा क्यों कहा आपने? इसलिए क्योंकि वो जो बच्चा रो रहा होता है उसको छोड़ के चली जाती हैं, वो क्या सोच रहे हैं? उसको खाली हार्ड ड्राइव है, उसमें आप क्या फीड कर रहे हैं? कलर्स, डक्स, हाँ बस, और बड़ा के भी वो बत्तख बन जाता है फिर। तो भाई मसला ये है कि इनको साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाना। टेक्नोलॉजी वाले कार्टून्स लाए कोई नहीं, देखिए मसला ये है कि अगर इनको अभी से एजुकेट नहीं किया जाएगा
हमें मदरसों को जो है रेवोल्यूशनाइज करना है, वहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस तरह लेकर आनी है, इनको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, पैसे कमाने ना, वहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी उनको पढ़ाई जाए और उसके बाद वो आईटी के शोबे में आए और घर बैठ के कमाए। जब तक बाहर से डॉलर नहीं आएगा हम लोग कैसे इसको, आप देखें जो हुकूमत क्रिप्टो करेंसी की अहमियत को नहीं समझ रही और उसके सामने ईरान ने अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी, पूरी दुनिया ने अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रही, पूरी दुनिया ने लीगलाइज किया हुआ है, ये कहते हैं जी इससे हवाला हुंडी होता है। सर बंदा पकड़ के बैठ जाए कि इंटरनेट के थ्रू ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल होती है या अमजद ने शकूर को पैसे दिए और वहां ले लिए, वो ट्रेसेबल है। काला धन सफेद धन इसकी भी कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल गलत है। देखें 9/11 के बाद अमेरिका कभी बिटकॉइन को अलाउ करेगा अमेरिका में, ये मुझे बताएं। कभी टेररिस्ट एक्टिविटी को अगर ये फंडिंग हो रही है तो फ्रांस में धमाका इतना बड़ा हुआ, उसके बाद वहां एटीएम मशीन लगेंगी, पूरी दुनिया को ये बात समझ आ गई, उनके इकोनॉमिस्ट को समझ आ गई, हमें नहीं समझ आ रही। और सबसे बढ़ के मैं कहता हूं इस पे एहतजाज इतना ज्यादा होना चाहिए कि ये स्पार्को क्या कर रहा है। स्पार्को जो है इस वक्त स्पेस मोनेटाइजेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। इंडिया सबसे, जो नासा काम 100 रुपए में करता है, इंडिया 10 रुपए में करके पूरी दुनिया को ट्रैक कर रहा है, फोर्थ पावर बन चुका है। ये बात क्यों नहीं समझ आ रही इनको कि भाई हमें स्पेस पावर बनना है। कहते हैं नहीं जी यहाँ पानी नहीं है, गटर का ढकना खुला हुआ है, ओ भाई वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। इंडिया में क्या गुर्बत नहीं है? तो ये भी करने हैं। नहीं देखें ये हो नहीं सकता, उसके लिए पैसे चाहिए। पैसा कैसे आएगा? जब तक पैसा नहीं आएगा तो आप एक गली सही करेंगे दूसरी सही नहीं होगी। पैसा लाने के लिए आईटी की इंडस्ट्री को आगे जाना पड़ेगा और उसके लिए सबसे पहले स्पेस प्रोग्राम को बेहतर करना पड़ेगा। अब जरा ये बताइएगा, आप इसके अलावा भी काफी कुछ करते हैं। आप सीरिया चले गए थे, आप इसके अलावा दीगर कंट्रीज भी चले गए, जहां जहां जुल्म होता है वकार ज़का वहां जरूर जाते हैं। आज तो बड़ी जबरदस्त बात है, आज इस पे बात हो रही है। ये बहुत अच्छे होस्ट हैं भाई, जबरदस्त। ये नहीं करना था। नहीं ये करते नहीं है ना ये वाली बात। हाँ नहीं थर भी आप गए, हमने सारा वीडियोस देखी हैं। बड़ी जबरदस्त। समा को अल्लाह ताला जन्नत दे जब भी ऊपर जाए, दुनिया बेहतर हो जाए। आप सहाफियों के लिए ये दुआ भी कर देते। नहीं मैं मजाक की बात अपनी जगह, लेकिन हमेशा सहाफियों ने बहुत अप्रिशिएट किया। वो दूसरा एक ब्लॉगर्स का तबका जो बिल्कुल एक अलग तरीके से ले जाता है, उसका सामना करना पड़ता है, हमें भी सामना करना पड़ता है, वो सबको सामना करना पड़ता है। नहीं उसके ऊपर तो हम आएंगे। मुझे जरा क्विकली ये बताइए कि वो सारे एक्सपीरियंस आपके कैसे रहे और अभी भी आप इसी एनर्जी के साथ इसी तरह से काम करना चाहते हैं? तहरीके टेक या टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान चलाने का मकसद भी ये है कि जी खुद आप शुरू करें। मैं बर्मा सीरिया भी हमेशा खुद ही जाता रहा हूं, मैंने कभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहा कि भाई वो आएगा, ये कैबिनेट बनेगी तो फिर होगा। मेरा मकसद सिर्फ वहां जाके ये होता है कि यहाँ ये दिखाओ अगर मैं बर्मा सीरिया जाके लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। और एज अ रिपोर्टर, एज अ सहाफ़ी, मेरा काम ये नहीं है सिर्फ रिकॉर्ड करूँ, वहां से लोगों को निकालना भी है तो निकाल के ला सकता हूँ। तो आप अपने गली मोहल्ले का मसला तो हल कर सकते हैं। अच्छा थोड़ा सा क्विकली बताइएगा, सोचने की आज़ादी होनी चाहिए, गाली देने की आज़ादी, यूं लिख देना, किसी को कह देना, किसी को हिट करना, इसकी आज़ादी नहीं होनी चाहिए। इंसान खुद इसका ख्याल रखे, पहले तो ये हो जी, आगे ऐसे होना चाहिए ना। देखिए मेरा असल मकसद ये है कि जो इंसान, मैंने बताया ना, देखिए काम नहीं है लोगों के पास। अगर पैसे बन रहे हो ना, कोई गाली नहीं देगा सोशल मीडिया पे आके, कोई गॉसिप नहीं करेगा, काम ही नहीं है यार। थर पार्कर में मैं गया, मैंने कहा भाई बच्चे क्यों पैदा कर रहे हो जब पाल नहीं सकते? कहते कुछ कर दे को नहीं है। अब देखे ना, जब एक्टिविटी होती है, आप बाहर मुल्क जाएं, वहां पर लोग शराब पीकर लड़की उस तरह नहीं छेड़ रहे जैसे यहाँ बगैर शराब पिए छेड़ रहे हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि एजुकेशन नहीं मिली, कुरान तो पढ़ा है ना सबने, बचपन में इनको पढ़ाया गया, पनिशमेंट बेसिक पता है। मसला ये भाई कोई काम करने को नहीं, और सिर्फ एक ही शोबा है, वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन पे फर्ज किया जाए और ये मौलाना हजरात को हम कन्विंस करेंगे कि प्लीज आप खुतबों में हर जगह पर ज़कात के अलावा और भी चीजें हैं। ये भी कुरान में कहा गया है कि भाई आप आसमान और सितारों में जो इशारे इनको समझें, तो उनको भी तो समझें। मुझे जब तक मौलाना हजरात आगे नहीं आएंगे, मेरा पहला एजेंडा ये है कि मौलाना फजलुर रहमान जाए, जितने भी ये लोग हैं इनको कहा जाए कि आप खुद आजकल नवाज शरीफ के पास जा रहे हैं। जब तक ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भाई ये क्या तरीका है, किसी ने करप्शन की, थोड़े से पैसे दिए फिर छोड़ दिया, फिर इस तरह हम भी करप्शन करते हैं थोड़े। अब आइंदा ये वाली हुकूमत, देखें सादिक और अमीन होने का मतलब ये नहीं है इमरान खान जबरदस्त इंसान है, पीटीआई जबरदस्त है, लेकिन सादिक और अमीन का मतलब ये नहीं है कि आप जीनियस भी हैं मुल्क चलाने के लिए। सर क्या पता वो आपकी ये बात सुन के कहते ठीक है आप छोड़ें अपनी अलग से पार्टी या अलग से ऐसी मूवमेंट, हमें ज्वाइन कर लें और लेट्स। मैं चाहता हूं, मैं खुदा की कसम ये पार्टी बनाने का नहीं है, लेकिन जिस दिन मैंने सुना कि 2025 में ये डिजिटल करेंसी, मैंने कहा यार ये क्या मजाक है। यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आजम सवाती थे, कौन है अब साइंस देख कौन रहा है भाई? आईटी मिनिस्टर खालिद मकबूल, व्हाट्सएप यूज कर लें, बड़ी बात है यार। खालिद मकबूल साहब के पास मैं गया ब्लॉकचेन की बात करने, मैं प्रॉपर चैनल से गया हूं, फिर यहाँ की चीख रहा हूं मैंने पहले असद उमर के असिस्टेंट से बात की, हालांकि उनका डायरेक्ट नंबर है मेरे पास, वो 8 महीने से टाल मटोल कर रहा है। उसके बाद मैं यहाँ आके खालिद मकबूल साहब के पास गया, 5 मिनट उन्होंने बात सुनी, उन्होंने कहा बेटा देखो इनसे बात कर लो,
उनसे बात की, वो कहते ब्लॉकचेन तो यार इलीगल है। मैंने ब्लॉकचेन नहीं सर, बिटकॉइन के बारे में बात हुई है, और हवाला हुंडी ब्लैक मनी अगर आप उससे भेजें या किसी से भी भेजें, जब उनको आईटी मिनिस्टर को बेसिक चीजें नहीं पता तो फिर हम उसके से क्या बात करें जाकर। इन सब से बात करने के बाद इस तहरीक पे आए हैं कि भाई हमें तहरीक टेक चलाना जरूरी है इस वक्त, वरना गया मुल्क ये कर्जा लेंगे बाद में अदा नहीं कर सकेंगे। आपको लगता है अगर फौरन से हम जाते हैं क्रिप्टो करेंसी की तरफ, साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ से आप बात करें, तो कितने अरसे में हम कर्जे चुका देंगे? एक रुपया भी खर्च नहीं होगा। मेरे पास एनईडी, नस्ट और यहाँ इंजीनियर्स की टीम है। हम आपको पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट बना के देते हैं। 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। इमरान खान को सिर्फ इंडोर्स करना है कि ये पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी हम लॉन्च कर रहे हैं, $4 बिलियन 6 महीने में ना जमाओ तो बोले वकार ज़का आइंदा टीवी पे नहीं आना। ये एक और 4 बिलियन US डॉलर रिकॉर्ड कर लें, रख लें ये बात अपने पास। यार बच्चे अपने घर से लॉन्च कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी। वो बेनक्वार के नाम से एक है जिन्होंने, अभी मैं आपको बताता हूं, चले ब्लॉक 1 सर्च करें, ब्लॉक 1 के नाम से गली से बिल्कुल समझे एक बच्चे ने क्रिप्टो करेंसी का अनाउंस किया। कोई प्रोडक्ट नहीं थी। रशिया, जापान सब ने इन्वेस्टमेंट की। 1 साल में 4 बिलियन उन्होंने जमा कर लिया। 1 साल में। सही। एक बच्चा जिसका कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? इसकी डायनेमिक्स क्यों नहीं समझ आ रही भाई? अच्छा लॉन्च कर दें, चलो नहीं आए पैसे, नुकसान क्या होगा? पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने से नुकसान क्या है ये बताएं। आपको क्या समझ आता है ऐसे नॉर्मल? नुकसान तो कोई नहीं है। बैंकों का नुकसान है ना, वो जो प्रिंटिंग प्रेस है वो खत्म हो रही होगी। मोबाइल जो है आपका वो बैंक बन जाएगा। हर किसी के पास जो है बैंक में जाके वो मिन्नतें नहीं करनी पड़ेगी। सब लोग कहेंगे कि हुकूमत ने इतने सारे लोगों की रोजी खा ली, उनका काम बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं तो अब करना पड़ेगा ना, ताकि बाहर से पैसे आए। पैसे आने चाहिए, पैसे आएंगे, डॉलर आएंगे तो हम कर्जे उतार पाएंगे। बहुत शुक्रिया, वकार भी साथ आप मौजूद थे। और जिस तरह इन्होंने चैलेंज दिया है, कितना चैलेंज था सर? सर मैंने तो कहा है कि $4 बिलियन आराम से आ सकते हैं अगर पाकिस्तान, इमरान खान आज बोल दे कि मैं पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। और अभी हमें यहाँ पे क्विकली ब्रेक लेनी है ताकि हम अगले मौजूद की तरफ बढ़ सकें। ट्रॉफी चाहिए आपको? चाहिए तो तब मिलेगी जब आप बताएंगी, सिर्फ मुझे नहीं, उन तमाम शौहर हजरात को कि और गर्मी के मौसम में सस्ती लॉन कितों लब्धी है। अच्छा, मुझे तो वैसे लॉन का जो सजा सजाया हसीन सूट होता है वही ट्रॉफी लगता है, लेकिन देखा, और इस ट्रॉफी के लिए ये जेब जो है ना हमारी कट जाती है, पिट जाती है, लुट जाती है, काटती हैं, शौक से काटती हैं, और अगर खरीदने जाती हैं तो एक दूसरे को धक्के भी मारती हैं। ये शदीद धक्के मारती हैं। हालांकि यार क्या हो गया, आराम से ले लो। आराम से नहीं, आराम से नहीं हो सकता। उस शॉप पे खत्म हो गया तो दूसरी शॉप बिल्कुल साथ है, बाजू में। अच्छी बड़ा ट्रेंड होता है किरण, बड़ा चक्करबाजी करते हैं कि वहां पर चक्करबाजी ये करते हैं कि थोड़े से कपड़े रखते हैं और कहते हैं कि आप जल्दी से ना ये कपड़े ले लें, वो फिर धक्कम पे हो जाती है। ज़ाहिर सबको चाहिए। एनीवेज हमें ज्वाइन कर चुकी हैं हिना आमिर। आई है, फौरी तौर पर इनको हेलो करते हैं। कैसी है हिना? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नयादिर। क्या हाल है? वैसे तो मुझे ये ड्रेस भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, लेकिन क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगी आजकल इन क्या है? हल्के प्यारे प्रिंट्स। जी तो ये चाहता है बिल्कुल हल्के हल्के से रंगों पर जाए, मौसम ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, मैं तो ये कहूंगी कि आप लॉन को ज्यादा फोकस जिस तरह आप लोग करते हैं कि नहीं हमने गर्मियों में लॉन ही लेनी है, लॉन के अलावा भी आप आए तो बहुत सारे हैं। लीलन भी एक ऐसा फैब्रिक है जो कि मैंने वेयर किया हुआ है और ये समर के लिहाज से बहुत अच्छा है। ये नहीं कि इसमें स्वेटिंग होगी या आपको ये बहुत ज्यादा वो चिपकेगा आपकी बॉडी पे, जिस तरह लॉन समटाइम्स आपकी बॉडी पे चिपक जाता है। तो आप लिलन पे भी जा सकते हैं। और काला दुपट्टा, हम तो कहते हैं इतना डार्क कलर नहीं पहनना चाहिए। नहीं, ब्लैक जो है कि ऐसा न्यूट्रल कलर है जो कि आप हर दफा हर जगह पहन सकते हैं। नई बात की है ना। आप ये कि आप इसको, जिनको काला रंग पसंद है, जी जिनको काला रंग पसंद है वो परेशान नहीं हो, वो बिल्कुल पहन सकते हैं। आप देखें मैंने फुल ब्लैक नहीं वेयर किया, मैंने जस्ट दुपट्टा इसका ब्लैक लिया कि थोड़ा सा ये सूट को इनहेंस करेगा। और कुछ कट्स हैं जो इन है। जी, कट्स तो हमेशा इन होते हैं। अगर आप चाहें, जैसे अभी समर है तो आप थोड़े से टॉप, जिस तरह आप जीन्स पे भी पहन सकते हैं, आप नॉर्मल टॉप्स ले लें। थोड़े से बहुत ज़्यादा फ्लेयरी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा अगर उनको ड्रॉप कॉर्नर्स दे दें तो आपकी बॉडी शेप थोड़ी सी अच्छी आ जाती है और थोड़ा सा वो स्लिम लुक भी दे रहा होता है। बहुत ज़्यादा पहन लेंगे कट पीस की बात करेंगे, कुछ सस्ती तरफ जाएंगे। और वो जो वो मिनी बस के जैसा थोड़ा सा सजाते हैं, मैं ऐसा कह रही हूँ लेकिन मुझे खुद भी बहुत पसंद आपका है। मुझे ट्रक आर्ट तो नहीं है? वो भी है ना, है ना, वो भी है ना, बिल्कुल। वो तो बहुत सारी चीजों में है ना, कपड़ों के अलावा भी बहुत सारी चीजों में वो यूज होता है।
हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आप कट पीसेस पे भी चले जाएं उसी के ऊपर लगा दें, आपको वो अच्छा ये है कि आपको चीप भी पड़ेगा। अगर आप कोई कट पीसेस लेते हैं और उसको डिजाइनिंग कर लें, अगर आपकी स्टिचिंग अच्छी है तो वो खुद ब खुद ही अच्छा लगेगा। और थोड़ी सेंस भी अच्छी है, सेंस बना लेती है और तो सेंस बहुत है। कैसे लूटना है सारा पता है। अच्छा, शलवार आर इन? हाँ जी बिल्कुल शलवारें हैं, लेकिन वो कली वाली शलवारें इन नहीं है। अब स्ट्रेट शलवारें हैं जो कि सिर्फ मतलब कली नहीं होती, वो स्ट्रेट पैंट की तरह होती है, लेकिन पायचे उसके छोटे होते हैं स्टेटमेंट। और वो जो 80s में धोती शलवार कहलाती थी, अब ट्यूलिप कहलाती है। अब ट्यूलिप कहलाती है, बिल्कुल ये मॉडर्न तरीका है। वही फैशन दोबारा आ रहा है जो याद नहीं करता। हाँ, जो हम 60s 70s में करते थे। थोड़े से हमने कट चेंज कर दिए हैं, स्टिचिंग का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो वो अब ट्यूलिप के नाम से मशहूर हो गई है और वो कूल लगती है। वो कूल लगती है। वो लॉन्ग शर्ट्स या शॉर्ट शर्ट्स के साथ वो शॉर्ट शर्ट्स के साथ ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वो ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। उसमें जो कट आगे दिया हुआ होता है स्टिचिंग का, तो वो ज्यादा प्रोमिनेंट करता है, तो आप शॉर्ट्स के साथ पहनेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और ये सस्ता भी पड़ेगा। बिल्कुल। दो आपने शलवार की स्टिचिंग आपका टेलर जो है ना वो सस्ती लेगा। अगर आप बोलेंगे कि मुझे सिर्फ शलवार कमीज सिलवाना है ना, तो वो आपकी स्टिचिंग भी कहेगा कि ठीक है बाजी मैं ये रेट कम कर देता हूँ। अब चेक्स भी इन है और स्ट्राइप्स भी इन है। बिल्कुल, चेक्स और स्ट्राइप्स और शेवरॉन प्रिंट जो होते हैं वो हमेशा इन होते हैं, और समर में तो वो मोस्टली पहने जाते हैं। अच्छा, ये आपने ये लेस लगाई है? जी ये देख लें, ये सिर्फ नॉर्मल आप ये लेस लगा लें, और इसको मैंने इसकी स्टिचिंग थोड़ी सी अच्छी कराई हुई है। ये एक ही प्रिंट है, लेकिन मैंने इसको दो तरफ से जो है यहाँ से डिफरेंट पैटर्न कर दिया और ये कर दिया। एक शर्ट कितने की? ये बहुत कम है, ये 2500 की शर्ट है। नहीं ये कम तो नहीं हम बार्गेन करेंगे 1800 तक पहुंचेगी बात। बार्गेन करेंगे तो देख लेंगे। लेकिन ये इसकी कॉस्ट ये है, मतलब इतनी कॉस्ट है बिकॉज़ ऑफ फैब्रिक, बिकॉज़ ऑफ स्टिचिंग, और उसके साथ जो अपने अच्छा स्टिचिंग पे भी डिपेंड करता है। मैं कहता हूं शशका डाला हुआ है। जी बिल्कुल, स्टिचिंग पे भी डिपेंड करता है कि आप अगर ज्यादा स्टिचिंग और थोड़े अच्छे प्रोफेशनल टेलर को दे रहे हैं तो वो हमें भी कॉस्टली पड़ती है। अब आप जरा इस तरफ भी आए और मुझे साथ के साथ जरा ये भी समझाइए बिल्कुल कि ये मेरी 2000 रुपए की शर्ट हो गई। कितनी बताई थी आपने? 2500। लेकिन मैंने 500 गिरा दिया ना यार, मतलब हद हो गई है। पठान रेट चल रहा है शर्ट मेरी बहुत अच्छा रेट है ना। ये आप सीखे हमसे किस तरह बार्गेनिंग की जाती है। तो भाई 2000 रुपए की मेरी शर्ट हो गई। जी जी। और आपने मुझे ट्राउजर्स कितने के बताए थे? 1000 का ट्राउजर हो गया, मिल जाएगा। इवन वो आप ट्यूलिप शलवार ले लें या स्ट्रेट पैंट ले लें। ठीक है। और एक्सेसरीज कितने की लगा लूं मैं इसमें? एक डिजाइनर का दिमाग जरा मैं जल्दी से बता दूं, आप 1000 का एक अच्छा सा नेकलेस भी मिल सकता है आपको कलर में। कितने में तैयार हो रही है उस तरह में? कितने में तैयार हो रही है? आप काउंट करें 2 3 4। तो आपने 5 तक पहुंचा दिया, 4 तक पहुंचा दिया। अल्लाह, आपने 1000 रुपए गिरा के कितना अच्छा है। ये पार्टी वेयर है, ये आपने किसी पार्टी में पहनना है, ठीक है? आपने घर में नहीं पहनना है। ये आप घर की जो है वो 300 रुपीज की और 400 की भी आपको शर्ट मिल सकती है। आप पठान भाई के पास चले जाए। हाँ, 1000 में बात ना करें मुझसे, आप ये सैकड़ों में बात करें। हाँ, 300-400 में क्या मिलता है पठान भाई के पास? अच्छा मिल जाता है यार, ढूंढो तो अच्छा मिलता है। आप यकीन करें, एक ब्रांड 400 की आपको शर्ट अनस्टिच मिल जाती है, आप उसको अच्छा सा स्टिचिंग करवा लें तो वो। एक ब्रांड से कपड़े लिए थे, उसके स्लीव्स नहीं थे। पठान के पास स्लीव्स ढूंढेंगे, आप बिलीव नहीं करेंगी, सेम फैब्रिक सेम प्रिंट मिला था, ब्रांड से लिया था, और उसके स्लीव्स लेने के वहां कैसे मिल गए थे? नहीं ब्रांड में नहीं जाना, मैंने उसी पठान भाई के पास जाना है, वहीं से लेना है। आप चाहें तो बहुत चीजें कर सकते हैं। हम लोग अपने ऊपर हाइपर कर लेते हैं कि यार नहीं हम तो ले ही नहीं सकते। सब कुछ हो सकता है, सब चीजें अवेलेबल है। आप थोड़ा सा सर्चिंग करें, थोड़ा सा आपको सेंस होना चाहिए कि यार मुझे किस तरह। सबसे ज्यादा देखें, जरूरी ये है कि अगर हम 200-300 वाला भी शर्ट पीस उठाते हैं, लेकिन आपकी स्टाइलिंग अच्छी है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है कि आप उसको किस तरह मतलब डिजाइन कर रहे हैं। वैसे नहीं करती लड़कियां, तो आप देख लें, तो वो 300 वाला ले, बेहतरीन है, और उसको अच्छा सा सिलवा लें। अच्छा सिलवा, ये आई सेकंड यू। स्टिचिंग अच्छी होनी चाहिए, तो फिर जो ना सस्ते में काम निबट जाता है, बेफिक्र हो जाए। थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ थी। आपने हमें बहुत अच्छे प्रिंट्स भी दिखाए, अच्छे शर्ट्स भी दिखाए, और सस्ती वाली भी दिखाए। और देखिए थोड़ा सा आप लोगों को अंदाजा तो हो गया होगा कि बार्गेन कैसे करते हैं, और करना भी चाहिए।
जानेंगे आखिर ये क्या मामलात है, क्या नफ्सियात है। माहिर नफ्सियात डॉक्टर उरूज मुइज़ हमारे साथ हैं। वेलकम टू नया दिन। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, किसी भी बात से रोकने के लिए अगर माँ या बाप, टीचर्स के ऊपर तो हम बाद में जाएंगे, अगर वो बच्चे से कहते हैं रुक जाओ वरना मैं जबान जला दूंगी, हाथ जला दूंगी, मैं बहुत जोर से मारूंगा, 2 थप्पड़ पड़ेंगे, ये जो वालिदैन का तरीका है जिसको वो कहते हैं कि ये तो जायज़ है, तरबियत है, ये खतरनाक नहीं है बच्चों के लिए? अच्छा, ये एक लर्न बिहेवियर है जो माँ बाप ने अपने माँ बाप से सीखा या अपने एंसेस्टर से सीखा कि उनके माँ बाप उनको मारा करते थे तो दैट वाज ओके, वो भी बड़े हो गए। लेकिन जो आज का दौर भी चेंज हो गया और वैसे भी किसी को जो बच्चे के पास इतना इख्तियार या इतनी कहते हैं हिम्मत या पावर नहीं है, जो ऑलरेडी कहते हैं ना आप पे डिपेंडेंट है, उसको आप कैसे मार सकते हो? ये एक लॉजिकल बात है कि अगर आप किसी को मारो तो एटलीस्ट वो आपके बराबर का होना चाहिए। तो आप जब बच्चे को मारते हो, ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ होती है, जब आप किसी बच्चे को मारते हो तो वो ऑलरेडी अपना कॉन्फिडेंस, आपने शुरू में कहा उसका कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो जाता है। अच्छा, वो बच्चा अपनी दिफा नहीं कर सकता है, बचा नहीं सकता अपने आप को, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत है नहीं, और वो हाइट में भी छोटा है, एज में भी छोटा है, ताकत में भी छोटा है। तो उसके बाद वो बच्चा समझता है हर कोई इसको ज़िंदगी भर दबाएगा या मारेगा, तो एक डर पैदा हो जाता है। अच्छा, सेकेंड ये होता है कि हम जो माँ बाप हैं, जो माँ बाप बनने वाले हैं या जो ऑलरेडी माँ बाप हैं, वो समझते हैं हम अपने बच्चों को जैसे चाहेंगे हम वैसे उनको लेके चलेंगे। बच्चे जानवर नहीं है, यानी ठीक है, तो बच्चे वैसे जानवरों के साथ भी नहीं करना चाहिए, बट बच्चों के लिए माँ बाप एक फैसिलिटेटर है। यानी माँ बाप ने अपने बच्चों को फैसिलिटेट करना है, उनको अच्छा खाना देना है, अच्छी एजुकेशन के लिए उनको जो भी सरमाया चाहिए वो देना है, जिम्मेदारी है। लेकिन इसके अलावा बच्चे कुछ और नहीं है। आप अपने बच्चों के लिए और कुछ नहीं, ना अपने बच्चों को आप करियर चूज कर सकते हो, जो आप लोग वो अगेन शुरू में बात कर रहे थे, ना आप अपने बच्चों के लिए ये आपको करना चाहिए कि उनको फोर्सफुली कहीं और शादी कराओ। सो दीज ऑल थिंग्स जो आप चाहते हो उनके ऊपर थोप नहीं सकते, ये तो बहुत बात की शायद बात आ जाती है। यस, बट 6 साल की बच्ची, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। ये छोटी-छोटी बात पर हाथ बांध देना, कमरे में बंद कर देना, ये तो बहुत खतरनाक है। ये 6 साल की उम्र में बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है। आपको पता है, एक लॉजिकल बात है, शायद व्यूअर्स को पता होनी चाहिए कि अक्सर औरतें भी ये काम करती हैं, और ये शायद अल्लाह ना करे कि ये केस आगे जाके जाए तो आपके शो की तरफ से शायद इनको ये थोड़ी अवेयरनेस हो जाए कि जब आप अपनी काम वालियों को भी, जो घर में आपके काम आपकी हेल्प होती है, अक्सर औरतें उनको बाहर से बंद करके चली जाती हैं। अच्छा, दिस इज सो रॉन्ग, क्योंकि घर में आग लग सकती है, कोई और हादसा हो सकता है, वो अंदर वाला शख्स बाहर कैसे जाएगा? सो आप किसी को भी वैसे भी सेफ्टी हैजर्ड वाइज आप किसी को अंदर बंद नहीं कर सकते हैं। सो ये अवेयरनेस जो आप जैसे शोज होते हैं, इनमें लोगों को जब पता चलता है कि हमें बच्चे को पनिशमेंट के लिए इसको लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप या तो रिवॉर्ड या तो उसको पनिशमेंट का एक छोटा सा एक होता है कि आप कोई चीज़ करोगे तो ये मिलेगी, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं करोगे तो मार मिलेगी। अगर वो खातून चाह रही थी वो मदरसे में जाए बच्ची, तो वो कौन सा अब चली गई? अब भी तो नहीं गई ना वो। बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात, इससे मुताल्लिक़ ही समाजी कारकुन जाहिद थे, वो ने तहकीक की, उन्होंने रिसर्च किया, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स उनके पास हैं, तो उन्हीं से बात करते हैं। जाहिद साहब, ये फरमाइएगा, आपका जो रिसर्च है इसके मुताबिक कितने बच्चे हैं जो कारपोरल सजाओं का शिकार होते हैं? देखिए जी, अगर ऑफिशियल फिगर सिंध गवर्नमेंट की सिर्फ देखी जाए तो इस वक्त सिर्फ सिंध में ही 62 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, जो स्कूलों में कभी आए और कारपोल पनिशमेंट की वजह से, जिस्मानी सज़ा की वजह से या उसातिज़ा की नामुनासिब रवैये की वजह से वो स्कूलों से निकल गए, और जब स्कूलों से निकले वापस घरों में गए तो वालिदैन ने भी उनको तशद्दुद का निशाना बनाया या मुख्तलिफ सज़ाएँ देना शुरू कर दी ताकि वो स्कूल दोबारा जाएँ या उन इंस्टीट्यूशंस को दोबारा ज्वाइन करें। तो घरों पे वालिदैन ने भी सज़ा उनको दी, स्कूल्स में कारपोल पनिशमेंट की सज़ा मिली। तो ये ऑफिशियल फिगर जो गवर्नमेंट ने कोट की है, जो कारपोल पनिशमेंट की है, वो तो इसकी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जो आउट ऑफ स्कूल फिगर हैं उसमें से ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो कारपोल पनिशमेंट की वजह से ही गली कूचों में घूमने पे मजबूर हैं, स्कूलों से बाहर हैं, और वो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं, और वो मुख्तलिफ जिस्मानी सज़ाओं से दो चार हो रहे हैं, घरों के अंदर भी और गैरेजेस में भी और चाइल्ड लेबर पे भी, और जहाँ पे वो जॉब करते हैं वहाँ पे भी वो सज़ाएं उनको मिल रही हैं और वो तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं। तो सिर्फ आउट ऑफ स्कूल में भी 62 लाख से ज़्यादा हैं, और जिनमें ज़्यादातर जो फिगर है वो
जिस्मानी तशद्दुद की वजह से वो बच्चे। सही। अब जरा बच्चों के बारे में बताएं, बच्चे इन सजाओं से बचने के लिए क्या करते हैं, या फिर सजा का रद्द अमल बच्चों की तरफ से क्या होता है? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है और ज्यादातर रिएक्शन में, इन सजाओं से बचने के रिएक्शन में मोस्टली बच्चे जो हैं वो अगर उनको स्कूलों में भी मार पड़ रही है, इंस्टीट्यूशंस में भी पड़ रही है, दीनी मदारिस में भी पड़ रही है, और वापस वो घरों में जा रहे हैं तो वालिदैन भी उनको मारपीट कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, या उनको सजाएं दे रहे हैं मुख्तलिफ किस्म की कि वापस ज्वाइन करें। तो इस नतीजे में ज्यादातर इन सजाओं से बचने के लिए बच्चे जो हैं वो घरों से निकल जाते हैं और वो मुख्तलिफ शहरों का रुख कर देते हैं, रेलवे स्टेशन के थ्रू, बसेस के थ्रू, और वो फिर ज्यादातर स्ट्रीट चिल्ड्रन बन जाते हैं। सिर्फ हैदराबाद के अंदर इस वक्त 50,000 से ज्यादा बच्चे अनऑफिशियल फिगर की तरफ, क्योंकि इस बार हम स्ट्रीट चिल्ड्रन पे काम करते हैं, तो ज्यादातर वो बच्चे ये हैं जो किसी न किसी सजाओं से बचने के लिए घरों से निकल जाते हैं और फिर वो गली कूचों में जिंदगी गुजार रहे हैं, वो मज़ारों पे जिंदगी गुजार रहे हैं, वो रेलवे स्टेशन पे जिंदगी गुजार रहे हैं, चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन फिर वो इन सजाओं से बचने के लिए घरों से निकल जाते हैं, ना वालिदैन के पास रहते हैं, ना वो उन इंस्टीट्यूशंस में रहते हैं, और ज्यादातर फिर उनकी लाइफ जो है वो स्ट्रीट्स पे गुजरती है, गली कूचों में गुजरती है, रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे गुजरती है, घरों से बाहर निकल जाते हैं और ज्यादातर अपना वक्त जो है वो घरों से बाहर गुजारते हैं, डिफरेंट शहरों में चले जाते हैं। आयशा की वालिदा सनोबर राशिद हमें ज्वाइन करें चेन्नई से, उनसे बात करेंगे। वेलकम टू नया दिन। सबसे पहले तो हमारी दुआएं आयशा के साथ हैं, मुल्क की दुआएं आयशा के साथ हैं, और जानना भी चाह रहे हैं आपसे मरज से मुतालिक भी बताइएगा, और तबीयत अब कैसी है आयशा की? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा अभी इनको एल्विड जो है फिक्स कर दिया गया है। इनको हार्ट अटैक हुआ था और जब 8 साल की थी तब ये चीज़ें हम लोग के नॉलेज में आई थी कि इसको ये हार्ट डायलेटेड है और एक साइड का हार्ट इसका वो डैमेज हो रहा है, हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है। जब हम यहाँ आ गए थे तो ये ऑन ट्रीटमेंट इसको हार्ट अटैक हो गया, जिसकी वजह से इसका हार्ट बंद हो गया था। फिर इन लोगों ने एक ऑपरेशन करके, उसके पास हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि अलर्ट नहीं था उस वक्त हमारे पास, हम वेटिंग पर थे, बट ऐसा वेट कर ही नहीं पाई आयशा और उसका हार्ट बंद हो गया। तो इन्होंने एल्विड फिक्स कर दिया टेम्परेरी वाला। वो टेम्परेरी एल्विड 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के लिए होता है और उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद इन्होंने टेम्परेरी एल्विड के लिए हमें उसका बताया अमाउंट, वो बहुत ज्यादा था। हमारी साहिबा कितनी रकम दरकार है? हमें हम इंटरनेशनल पेशेंट से हम लोग ये डॉलर्स में इनको पे करते हैं। $1,35,000 इन्होंने हमें उसकी कॉस्ट बताई थी। ऑल ओवर में 61,000 अलग से जमा कर चुकी हूँ। फिर मैंने डॉक्टर से यही कहा कि मेरे पास तो इतना नहीं है क्योंकि मैं तो हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए आई थी और ये एक नई चीज हो गई है। तो उन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है वो डॉक्टर हैं और इंसानियत के नाते उन्होंने हमसे काफी कोऑपरेट किया। और डॉक्टर बालाकृष्णा उन्होंने कहा कि ठीक है आप फंड रेजिंग का सिलसिला रखें क्योंकि इसको इस हालत में छोड़ेंगे तो इसकी लाइफ को खतरा है, कभी भी दिल स्टॉप हो जाएगा और हम नहीं चाह रहे कि ये बच्ची हंसती खेलती बच्ची इस तरह से खामोश हो जाए। उन्होंने साथ दिया और आपने फंड रेजिंग की मुहिम का आगाज किया। उस मुहिम के हवाले से बताइएगा, रिस्पांस कैसा मिला, स्पेशली हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से कोई राबता हुआ आपसे? नहीं, पाकिस्तान की हुकूमत से कोई रास्ता नहीं हुआ, बट ये कि हमारी जो अवाम है, पाकिस्तान की अवाम, वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। लोगों, मैं पहले भी फंड रेजिंग के थ्रू आई थी यहाँ पर, जो पैसा मैंने जमा किया था $61,000 यहाँ जमा कराया गया, वो भी फंड रेजिंग के थ्रू। तो ये कि कोई ऐसा बड़ा नुमाइंदा नहीं आया हमारी तरफ, कोई बड़ा नुमाइंदा नहीं है। और पाकिस्तानी हाई कमीशन, इनकी तरफ से भी कोई राब्ता नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये कि यहाँ पर वहाँ पे हमारे कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि हम बच्चों को कहाँ लेकर जाएं। ये बहुत मुश्किल है पाकिस्तानियों के लिए। अगर इस तरह के बच्चे हैं, या तो उनको पता नहीं चलता या फिर वो खामोशी से इस चीज को सह जाते हैं। बट मैंने पाकिस्तानी हाई कमीशन को भी पता नहीं चलता, वहाँ उनको भी वो लोग इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखते कि पाकिस्तानी यहाँ पर है तो हम खुद पहुँच जाए उन तक।
आयशा, कभी किसी ने वहां पर रहते हुए सनोवर, वहां पर किसी ने रहते हुए कभी कोशिश की कि आपसे आके मिले, पाकिस्तानी हाई कमीशन से जिनका ताल्लुक हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कोई नहीं हुआ हमारे साथ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो कुछ वो हो रहा है वो अपने बलबूते पे हो रहा है, या फिर जो और रिलेटिव्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो ज्यादातर हेल्प कर रहे हैं इस चीज के लिए। हम ही इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं कि वो किसी तरह भी इतना फंड हो जाए कि उनकी पेमेंट उनको दे दी जाए। और अभी तक ये हार्ट ट्रांसप्लांट का वेट कर रही है, डॉक्टर ने कहा कि एल्बिडिस का काम कर रही है, लेकिन चूंकि आप हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए गए लेकिन मामला किसी और तरफ चले गए, इसलिए कॉस्ट भी बढ़ गई और आप अब फंड रेजिंग कर रही हैं। किसी ने राबता करना हो सनोबर से तो वो ज़रूर राबता करें ताकि आयशा की ज़िंदगी बचाई जा सके, क्योंकि आयशा को मदद दरकार है। जब हुकूमत साथ नहीं दे रही तो अवाम ने बढ़ना आगे। बीइंग पाकिस्तानी और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी भी है और इंसानियत के नाते भी सब साथ दें तो आयशा की ज़िंदगी बच सकती है। जो इलाज के लिए ख़र्चा हो रहा है उसमें साथ दिया जा सकता है। सनोबर, दुआएं आपके साथ हैं, क्योंकि दुआ सबसे बड़ी होती है कि आयशा जल्द ठीक हो और लोग बढ़ चढ़कर इस कार्य खैर में हिस्सा लें। उस्ताद का जो जिक्र है ना वो करना पड़ेगा। ये उस्ताद वो नहीं जो सबक पढ़ाते हैं, ये उस्ताद वो है बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मैकेनिक की हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैकेनिक उस्ताद है वो जो आपकी गाड़ी खराब होते ही हाजिर हो जाए, एक फोन कॉल पर चंद मिनटों में आपके पास पहुंच जाता है। और ज्यादा मजा ना मेरा ख्याल खवातीन को आता है, क्योंकि खवातीन अगर टायर चेंज करना है, गाड़ी खराब हो गई है, तो अब सोच रहे अब क्या करें, अकेले निकले हैं, तो उनके लिए ज्यादा आसान है। लेकिन फिर भी हमारे मेंबर शाहरुख वो जब फंसे तो कैसे निकले आपके सामने रखते हैं। उफ, ये गाड़ी सुबह ऑफिस जाने और देर हो रही है, क्या करूं? ऑनलाइन मैकेनिक को बुलाता हूं। हेलो जी, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई जी, आप कितनी देर में आएंगे? ठीक है। गाड़ी ख़राब हुई तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन मैकेनिक को बुलाऊं। अब बुला लिया है, देखते हैं कि वो कितनी देर में आता है। मेरा मसला तो हल हो गया, मैकेनिक आ गया पूरे आधे घंटे में और गाड़ी का काम भी शुरू हो गया। लेकिन ये आइडिया किसके पास आया, कैसे आया और कैसे ये ऑनलाइन मैकेनिक का काम शुरू हुआ, इसी के लिए हमने बुला लिया है इस कंपनी के मालिक खिजर अहमद सिद्दीकी को। खिजर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये कैसे आपको आइडिया आया, किस तरह आपने ये काम शुरू किया? देखें, आइडिया बात है 2015 के आखिर की, जब हम तीनों दोस्त जॉब करते थे एंड पार्किंग में अक्सर हमारा टाइम गुजरता था। तो उस वक्त हमें ये प्रॉब्लम फेस आती थी अपने ही बाइक्स और गाड़ियों को लेके कि हमें ऑफिस से छुट्टी लेके या जाना पड़ता था और हमारे लिए उस कंपनी में रहते हुए छुट्टी लेना बड़ा अज़ाब था। सो वी थॉट यार है कि ऐसी सर्विस निकालते हैं कि जिससे आपकी घर पे ही रहते हुए आपकी गाड़ी, बाइक, जनरेटर को मैकेनिक मिल जाए और वो सॉल्व कर जाए, या रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाए तो मैकेनिक मिल जाए। सो हमने बाइक से स्टार्ट किया, देन वी स्टार्ट विद जनरेटर, फिर गाड़ी। कि अब आप सिर्फ कॉल करें हमारे नंबर पर, हमारा नंबर है 0341116868 पर, और मैकेनिक उस्ताद का मैकेनिक आपकी जहाँ पे भी आप खड़े हुए हैं या ऑफिस में हैं वहाँ पहुँच के आपको सर्विस दे देगा। तो सर, अभी ये सर्विस आपकी सिर्फ कराची में है या ये पूरे पाकिस्तान में है? नहीं, फ़िलहाल तो कराची में है, क्योंकि माशाल्लाह आपने देखा है कराची एक बहुत डेंस सिटी है और इसी में ही बहुत वर्किंग रिक्वायर्ड है। सो फिलहाल कराची में, बट वेरी सून इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट ईयर लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद में सर्विस स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये रोज़ाना कितनी कॉल्स आ जाती हैं आपके पास और कितने आप क्लाइंट्स को डील कर लेते हैं? कॉल्स तो माशाल्लाह बहुत हैं। फेसबुक हमारा मैकेनिक उस्ताद का पेज है, बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं। लोग बहुत ज़्यादा हमारी सर्विस को समझते हैं कि ज़रूरत उनकी बहुत ज़रूरत है। तो हम लोग माशाल्लाह डेली 100+ इंक्वायरीज़ हमारे पास आ जाती हैं, जिसमें से हम 20% लोगों को सर्व कर जाते हैं। फिर आगे स्केड्यूल हो जाती हैं चीज़ें हमारे पास। तो ये सर्विस तो ऐसी ही चलती रहती है। इंक्वायरीज़ तो माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारे पास। और मैकेनिक्स कितने रखे हुए हैं? मैकेनिक्स तो बहुत हैं, क्योंकि हमारा बेसिकली अमन टैग और मिट्टी से साइन है, हमारे पास सर्टिफाइड मैकेनिक्स होते हैं। सो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कि मैकेनिक कितने आने चाहिए। फिलहाल हमारे पास 15-20 मैकेनिक्स आराम से कराची में रोल कर लेते हैं हम लोग। बाकी हमारे वेंडर्स भी हैं जो कि हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं सर्विस में हमारे। आपके मैकेनिक को आप ये भी सिखाते हैं कि आपने कस्टमर से बात कैसे करनी है? और वो जो अक्सर हमने देखा है कि हम मैकेनिक शॉप से जाते हैं, वो कुछ गुटखा या छालिया वगैरह खा रहे होते हैं, ऐसा है कुछ? नहीं, हमारे मैकेनिक्स को स्ट्रिक्टली ये चीज़ पाबंद की गई है कि आपने कस्टमर के सामने या वैसे भी
गुटखा, इस तरह की चीज़ें नहीं खानी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन सारे पढ़े लिखे मैकेनिक्स भी हैं, और जो नहीं भी हैं, जो चीज़ खाते थे हमने उनको स्ट्रिक्ट कर दिया कि यार ये चीज़ छोड़ दो, और आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रूम भी हो रहे हैं, क्योंकि वो लो प्रिविलेज एरिया से हैं। हम चाहते हैं कि वो थोड़े से पढ़े लिखे लगें, थोड़े से यूनिफॉर्म में कैप पहन के कस्टमर के पास जाएं, थोड़ी सी रिस्पेक्ट को गेन करें, तो उनको भी अच्छा लगेगा काम करते हुए। मसाइल परेशानियाँ जो कुछ सामने आ चुकी हैं अब तक, वो क्या है? मसाइल परेशानी ये है कि एक तो ये जो लेबर हमारी जो मैकेनिक्स की है, इनको समझाना कि किस तरीके से काम करना, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है, और अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम इस पर गिरफ्त कर चुके हैं। सेकेंडली कस्टमर को समझना कि यार ये सर्विस उनके लिए प्रीमियम सर्विस है, तो वो समझ जाएं अगर कि यार एक कॉल पे मैकेनिक आ रहा है जो कि नहीं आता, तो ऑफ कोर्स प्रीमियम सर्विसेज के प्रीमियम चार्जेस भी हैं थोड़े से। मार्केट में अगर चीज़ 800 रुपये की है तो हमारे पास 1000 रुपये की है, लेकिन हम लोगों ने वैसे भी फॉर एग्जांपल 70 सीसी है, 300 रुपीज़ हम चार्ज कर रहे हैं। बंदा आपके घर पर आ रहा है, ट्यूनिंग करके फिल्टर चेंज करके चला जाता है। अच्छा, फेक कॉल्स और फेक ऑर्डर्स भी आते हैं, ऐसा कुछ सामने हुआ आपको कभी? बहुत ही कैजुअल, मीन्स लाइक 100-200 में से कोई एक आध बंदा ऐसा होता होगा जो फेक कर दे। हाँ, जाली करता है। हाँ, ये होता है कि कस्टमर ने ऑर्डर बुक करने के बाद फ़ोन नहीं उठाया, वो सोता रह गया। दिस इज समथिंग लाइक हैपनिंग टू अस, बट वो रूटीन की चीज़ है हमारे लिए। लेकिन फेक कॉल्स नहीं, फेक कॉल्स इतना मसला नहीं है हमारा। खिज़र, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। और खिज़र हमारे साथ थे, ये वो नौजवान है जिन्होंने पाकिस्तान में पहली ऑनलाइन मैकेनिक सर्विस शुरू किया है, और इनका मैकेनिक मेरी गाड़ी ठीक कर रहा है। इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगी तो मैं भी ऑफिस पहुँच जाऊँगा। वाह उस्ताद, मान गए इस मैकेनिक को। अच्छा, एक दिलचस्प बात ये भी है कि जो जितने मैकेनिक्स भी इनके साथ में अटैच्ड हैं, इनके साथ में काम कर रहे हैं, वैसे तो ये देखा गया है ना कि भाई अगर मैकेनिक है, एक बार इंजन खुला तो 6-8 घंटों के लिए खुल गया। इनके ऐसा नहीं है, ये प्रॉपर ब्रेक्स भी देते हैं और प्रॉपर पे भी करते हैं। और जिस तरह शाहरुख की गाड़ी को ब्रेक लग गई थी, लेकिन मैकेनिक के आने के बाद वो ब्रेक हट गई। हमारे पास जो मैकेनिक है वो कह रहा है ब्रेक लगाओ, लगाओ ब्रेक। ममनून हूँ कि आप इतनी अच्छी खबरें आज लेकर आएंगे। क्या मैं खामोश हो जाऊँ ममनून के नाम पर? नहीं, आप ममनून तो हैं, लेकिन खामोशी तोड़ दें। उन्होंने भी खामोशी तोड़ी है। खामोशी तोड़ी है और तोड़ने जा रहे हैं। कितनी तोड़ेंगे हम जब ऐसे सवाल उनसे करेंगे। हम बात करें साबिक सदर ममनून हुसैन की, क्योंकि उनकी जो मकबूलियत है वो खामोश अंदाज की वजह से उनको मिली कि बहुत खामोश, मुसलसल खामोश, नहीं, 1-2 बार बोले भी हैं, जिक्र भी उन्होंने कुछ ऐसा किया था। तो आज हम जरा उन्हीं से बात करेंगे। ममनून साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, वेलकम टू नया दिन। आजकल मसरूफियात क्या है आपकी? सदर के बाद की जिंदगी कैसी है, जरा लोगों को बताएं। सुबह जरा आराम से उठता हूँ, मैं फजर की नमाज पढ़ के सो जाता हूँ, और उसके बाद फिर तकरीबन 9-9:30 बजे उठता हूँ, और फिर उसको जब पढ़ना, थोड़ा टेलीविज़न देख लेना, और उसके अलावा ये कि बाद में फिर शाम को कुछ और लिखने पढ़ने का काम कर लेते हैं। हालांकि ये है कि कोई ख़ास मसरूफियत ऐसी नहीं है जो काबिल ज़िक्र हो। अच्छा, सवेरे सवेरे अपना गला भी कुछ खराब सा है, ये बताइएगा। हमारा शो देखते हैं आप? नया दिन देखते हैं आप? नहीं, मैं बहुत कम देखता हूँ टेलीविज़न, बस कभी देख लेता हूँ, एक आध मरतबा देखा है, लेकिन हर वक्त नहीं देखता। सर, आप मुल्क के सदर रहे हैं और मुसलसल महंगाई में इजाफा हो रहा है, लेकिन आपकी जानिब से नए सदर के लिए, आरिफ अलवी साहब के लिए कोई पैगाम भी नहीं आया, कोई मुतालबा भी नहीं आया? तो ये तो आप देखें कि पूरा मुल्क क्या कह रहा है। कहा जाता है ना कि ज़बान खल्क को दक्कारा खुदा समझो, तो पूरी खल्क खुदा जो है वो शिकायतों के अंबार लगाए हुए हैं। गरीब आदमी और मुतवस्सित तबके के जो लोग हैं वो तो समझ लीजिए कि बस जिंदा दरगोर हो गए हैं। ये जो महंगाई का तूफान आया है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे ठीक होगा, और हुकूमत बजाय इसके, हुकूमत के लोग जो हैं बजाय इसके कि अपने इक़दामात से इन चीज़ों को दुरुस्त करें जो खराबियाँ पैदा हो गई हैं, बस इल्ज़ामात इल्ज़ामात इल्ज़ामात, बस यही करे चले जाते हैं। ये बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं है कि उन्होंने ये किया है, ये हालात को दुरुस्त करने के लिए ये किया है, ये बताने के लिए कुछ नहीं है। बस सिवाय इल्ज़ामात के हुकूमत के लोगों के पास और कहने को कुछ नहीं है।
अच्छा ये बताइएगा, आपका ताल्लुक भी कराची से ही है। जब आप सदर थे तो ये तासुर पाया जाता था, लोग ऐसी बात करते थे कि आप तो इंतहाई खामोश रहते, कोई बात ही नहीं करते। बहुत कम मामलात पर आपने गुफ्तगू की, बहुत कम मामलात पर आपने एक्शन लिया। इस पर आपको तनकीद का सामना भी करना पड़ा, कुछ मीम्स भी बनते रहे, सोशल मीडिया पर तनकीद होती रही, लोग मजाक भी उड़ा दिया करते थे आपका। भाई राय कायम करना लोगों का हक है, और जो चाहे जो राय कायम कर ले। मैंने जो आके पहले दिन से ये तय किया था कि मैं सदर जो है वो कोई बहुत ज्यादा बोलता नहीं है। ये जरूर है कि जब कोई इश्यूज आते हैं तो उस पर बात करता है। मैं जो भी मामलात होते थे बात करने के उनके बात करता था, बल्कि ये बहुत से मामलात पे हुकूमत से भी बात करता था कि जो मुझे पूछना होता था या मुझे कुछ बताना होता था कि ये ऐसा किया जाए, या कोई सजेशन देना होता था तो हुकूमत के लोगों से भी बात करता था। लेकिन ख़ास तौर पे मैंने तलबा, यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ और दूसरे तलबा के साथ अपना ताल्लुक़ कायम रखा। तकरीबन हर कन्वोकेशन में और हर ऐसी तकरीब में जो तालीम से मुताल्लिक़ होती थी मैं जाता था, शिरकत करता था। फिर ये कि मैंने एक ज़माने में हमारे यहाँ पहले 1-1.5 साल तो मैं अंग्रेज़ी में बात करता रहा, तकारीर में भी और लोगों से मिलते हुए भी। लेकिन बाद में जब मैंने देखा कि बाहर से जो लोग आते हैं, जो वजीर और हुक्मरान, वो सब अपनी ज़ुबान में बात करते हैं, तो फिर मैंने भी उर्दू में बात करना शुरू कर दिया था। और मैंने बल्कि फिर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसेज में भी चाइना में और कई जगह उर्दू में तकरीरें की हैं। फिर मैं अब वो जो मेरी तकरीर जो थी वो सिस्टम में डालते थे और उसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में और दूसरी ज़बानों में होता रहता था। तो ये भी मैंने किया। उसके अलावा ये कि सेहत के मामलात में मेरी बड़ी दिलचस्पी रही और बहुत सारे बड़े अच्छे काम किए हैं। इसकी तफसील बताना तो फिर वो तो बड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तालीम और सेहत के मामलात में जो मैंने किया है वो बड़ी लंबी तफसील है जो मैं बता सकता हूँ। सही। और ममनून साहब, वी हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, तो ऐसे में सदर का रोल क्या होता है? जस्ट MOUs पे साइन कर देना या सदारती ऑर्डिनेंस लाना, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये होता है कि सदर का रोल जो है वो कुछ बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होता। पार्लिमानी निज़ाम में मैं समझता हूँ कि मैंने जो रोल अदा किया यही रोल सदर अदा कर सकता है। बल्कि सदर क्या, जिन मुल्कों में बादशाहत है, आप वहाँ भी देख लें कि बादशाह या मलिका जो है वो भी इसी किस्म के रोल अदा करते हैं। वो बहुत ज्यादा एक्टिव यानी सियासत में हिस्सा नहीं लेते, और ये तरीका कहीं भी राइज नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि कहीं भी हमारे पड़ोसी मुल्क में देख रहे हैं, हर जगह सदर की जिम्मेदारियां वो महदूद होती हैं और सदर जो है वो हर चीज़ पे इजहार ख्याल भी नहीं करता है। अच्छा ये फरमा दीजिए, शरीफ खानदान पेशिया भुगत रहा है, जरदारी साहब भी अच्छी खासी लपेट में है, और ऐसे में मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर अहम अपोजिशन रहनुमा मुलाकातें कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं। इस सब की, इस सारे सियासी माहौल की अहमियत क्या है? इन मुलाकातों की अहमियत क्या है? पता नहीं है कि ये क्या बातें हुई हैं, लेकिन यह कि फजलुर रहमान साहब ने तो ऐलान कर दिया है, जरदारी साहब ने भी ऐलान कर दिया है, और मियाँ साहब अभी तक खामोश हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन यह कि मियाँ साहब ने इस मुल्क के लिए जो कारनामे अंजाम दिए हैं, और उसके बाद बड़ा अफसोस होता है कि जो सलूक मियाँ साहब के साथ किया गया है। बेगम की बीमारी को भी एक कहानी बना लिया गया था, और उनकी बीमारी को भी लोग कहानी बनाते हैं। मियाँ साहब जो हैं वो गैर मामूली आदमी हैं और उन्होंने पाकिस्तान की गैर मामूली खिदमत की है। और ये जो करप्शन के इल्ज़ामात मियाँ साहब पे लगते हैं, ये सब बस कहानियाँ हैं और लोग अपनी भड़ास निकालते हैं जो मुखालिफ हैं उनके, वरना करप्शन जो है वो मियाँ साहब के करीब से भी नहीं गुजरी। मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी एक तकरीर में कहा था कि जो जितना बड़ा करप्ट होता है उसके चेहरे पे उतनी नहूसत होती है। आप मियाँ साहब का चेहरा देखें, कितना शादाब और कितना चमकता हुआ चेहरा है। ये करप्ट लोगों का चेहरा ऐसा थोड़ी होता है जो मियाँ साहब का। तो फिर मनहूस चेहरे किन के हैं ये तो बताइए। ये तो आप खुद देखें, ये तो हर आदमी को खुद देखना चाहिए और खुद समझना चाहिए। ये थोड़ी मैं किसी के मुतालिक कह सकता हूँ। ये तो मियाँ साहब के मुतालिक मैंने इसलिए कहा
कि उनको जो करप्शन के इल्जाम लगते हैं वो बेबुनियाद हैं। सही, ममनून साहब बहुत शुक्रिया, साथ आप मौजूद थे। और अब हम कह सकते हैं कि खामोशी तोड़ी है, जिस तरह किरण आप कह रहे हैं ना, खामोशी तोड़ेंगे, खामोशी तोड़ी है, खुलकर बात की है। लेकिन एक जिम्मेदारी उन्होंने फिर डाल दी हमारे ऊपर, मनहूस लोग कौन है, मनहूस चेहरे कौन है, हम ढूंढ के बता दें। दिन में एक बार फिर खुशामदीद। और जाओ जरा सर्टिफिकेट पर किसी गजटेड ऑफिसर के दस्तखत तो करवा कर लाओ। ये हम जुमला सुनते रहते हैं कि तालीमी असनाद हो या दीगर दस्तावेजात ये अटेस्टेशन के बगैर कबूल नहीं होंगी। ऐसा कई जगह पर कहा जाता है, ये एक बड़ा मसला है, अमूमन पाकिस्तान का हर शहरी से मुतासर होता है। लेकिन बार बार दस्तावेजात की तस्दीक जो शहरियों को परेशान कर रही थी, अब कई अरसे पुराने एक जो अंग्रेज दौर के से चलने वाला एक निज़ाम था ना, एक सिस्टम था, इसका हल निकाला गया, एक नया सिस्टम सामने लाया गया है। बार बार की तस्दीक से जान छूटेगी, डिजिटल लॉकर में सब कुछ महफूज रहेगा। ना अफसरान की दस्तखत की झंझट, ना दफातर के चक्कर लगाने का मसला। हुकूमत ने शहरियों की परेशानी का मुस्तकिल हल ढूंढ लिया। 1870 में ब्रिटिश राज के दौरान बर्र सगीर में सिविल सर्विसेज एक्ट नाफिज किया, जिसके बाद तालीमी इसनाद और दस्तावेजात की तस्दीक के लिए सरकारी अफसर का दस्तखत लाजमी था। क़याम पाकिस्तान के बाद भी ये निज़ाम राइज रहा और आज तक किसी भी गैजेटेड अफसर से तालीमी इसनाद और दीगर दस्तावेजात की तस्दीक कराई जाती है। लेकिन अब हुकूमत ने नया सिस्टम बनाया है, जिसके जरिए एक बार तस्दीक के बाद तमाम दस्तावेजात हमेशा डिजिटल लॉकर में महफूज रखी जाएंगी। डिजिटल लॉकर के कयाम पर मजमूई तौर पर 23 करोड़ रुपए लागत का तखमीना लगाया गया है। वजारत IT ने इब्तदाई तौर पर 20 करोड़ रुपए टेक्नोलॉजी के लिए मांगे हैं। वजारत IT के मुताबिक डिजिटल लॉकर का पायलट मंसूबा इस्लामाबाद से शुरू होगा और फिर ये तमाम वजारतों और महकमों को डिजिटल लॉकर से मुंसलिक किया जाएगा। मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा, जिसका कंट्रोल विफाकी हुकूमत के पास रहेगा। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मोइज, आप तारीखदान है सर, वेलकम टू नया दिन। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि अब जो ये नया सिस्टम आ गया, इससे एक तो कितनी आसानी हो जाएगी, दूसरा ये जो सिस्टम राइज था ये कब से राइज था और कम से कम कितने ग्रेड का ऑफिसर अटेस्टेशन कर सकता था और ये होता ही क्यों था? देखिए, सिस्टम जो है वो, हम तो एक कॉलोनी थे अंग्रेज़ की, और अंग्रेज़ की कॉलोनी की हैसियत से हमने हमेशा ही वो सिस्टम हमारे यहाँ राइज रहे जो कि अंग्रेज़ बना कर गया था। ये जो हमारे यहाँ इस वक्त सिविल सर्विसेज का निज़ाम है ये अंग्रेज़ का बनाया हुआ है, बल्कि हमने तो उसको सिर्फ कॉपी किया, उसको कंटिन्यू किया। कॉपी करने के लिए भी आपको नया कुछ शुरू करना पड़ता है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो हम अभी देखते हैं, ये भी 1935 का जो एक्ट था उसके तहत बनाया गया, और आज तक हमारा तो नाम भी वही है, FPSC, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, और प्रोविंशियल सर्विसेज उसी तरह से काम करें जिस तरह से अभी तक काम कर रहे हैं। तो ये इसके आपके जो सवाल है, इसके कई सारे पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट तो ये कि कब शुरू हुई ये सिविल सर्विसेज का जो आगाज़ है हिंदुस्तान के अंदर, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में आइडिया आया था कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू जो है आप सिविल सर्वेंट्स को लगाएं, क्योंकि इंग्लैंड में, बैक इन इंग्लैंड समथिंग अराउंड 17th और 18th सेंचुरी, वहाँ पे उस वक्त लोगों की सिफारिशों के ऊपर सर्वेंट्स लगाए जाते थे, लेकिन बाद में पता चला कि जी सिफारशी निज़ाम से जो है वो मामला हल नहीं हो रहा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ट्रेनिंग कॉलेज कायम किया था सन 1810 की दिहाई में। तो उस वक्त जो है फिर इन्होंने इसको कॉपी किया था। एक्चुअली चाइना के अंदर जो सर्वेंट्स लगाए जाते थे उनके इंपीरियल एग्जामिनेशंस होते थे, जिसको कॉपी आउट किया इन्होंने यहाँ पे। तो उसके बाद वहाँ से वो सिस्टम इंग्लैंड में राइज हुआ। इंग्लैंड में 1858 के बाद हमारे यहाँ क्वीन विक्टोरिया ने अब हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, जो कि आज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश पे मुश्तमिल है, इस पूरे इलाके को जब अपने उन्होंने मातहत लिया, अपना कॉलोनियल एम्पायर डिक्लेयर किया, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे वही निज़ाम जो वहाँ था उसको यहाँ लेकर आया। इसके भी मुख्तलिफ दर्जात हैं, एग्जामिनेशन फिर बाद में ऐड हुए। फिर उसके बाद पहले
तकरीबन 95% जो थे वो अंग्रेज़ अफसरानी होते थे, और ये इम्तिहान होता भी इंग्लैंड में ही था। फिर उसके बाद फिर ये इम्तिहान यहाँ पे जो है करवाने शुरू किए 1924 के बाद। उससे पहले यहाँ पे इतने ज़्यादा इम्तिहान नहीं होते थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान 1916, 1914 से 1918 के दौरान बहुत सारे अफसर जो थे वो यहाँ पे कंपैरेटिवली नहीं आ रहे। जंग के दौरान वो वहाँ पे उनकी सर्विसेज रिक्वायर्ड थी। फिर इंडियंस का जो रेशो था वो बढ़ना शुरू हो गया 1924 के बाद एकदम बहुत तेज़ी से। और दिल्ली में पहली दफ़ा 1924 के बाद यहाँ पे सर्विसेज का इम्तिहान हुआ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसको आप यहाँ पे CSS कहते हैं। उस ज़माने में वो इंडियन सिविल सर्विस कहलाता था ICS, और इंडिया में तो आज भी वो ICS ही कहलाता सिस्टम, वही है, उनको तो कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो ये है, और हमने भी तो सिर्फ नाम बदला। हाँ, मतलब हमने सिर्फ CSS उसको कर दिया, उनकी इंडियन सिविल सर्विसेज, हमारी यहाँ CSS हो गया, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। प्रोविंशियल सर्विसेज वैसे ही काम कर रही हैं जिस तरह से उस सिलसिला था। तो वहाँ से फिर हम इंडियंस जो थे वो आना शुरू हो गए पाकिस्तान में। बस मैं थोड़ा सा बस वो कंटिन्यू करके कनेक्ट करके फिर वापस आता हूँ कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ है 1947 में, तो पाकिस्तान का जो एरिया जिसमें पाकिस्तान के जो लोग थे उनमें जो सबसे ज़्यादा सूबे के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो पंजाब से सबसे ज़्यादा सिविल सर्विसेज में थे, और इलाके के एतबार से अगर मैं बात करूँ तो सेकंड नंबर पे हाईएस्ट जो थे वो सिविल सर्वेंट्स आपके KPK से थे। और जो उर्दू स्पीकिंग माइग्रेंट कम्युनिटी है, इसके तकरीबन पाकिस्तान में जो सिविल सर्विसेज आई, जो सिविल सर्वेंट्स पाकिस्तान में माइग्रेट होकर आए, उनमें उनकी तादाद तकरीबन कोई 30-something% थी, जबकि पॉपुलेशन में वो 2 से 5% भी नहीं थे। तो वो एक ये रेशो था जहाँ से फिर ये बाद में बात आगे बढ़ के फिर वो आगे लेकर गए, फिर वो कोटे बने प्रोविंशियल और सारे। तो उसके हिसाब से फिर ये तो खैर आगे की जो स्टोरी है वो लोगों को कंपैरेटिवली फिर भी पता है। सही। अब ये जो आपने बात की कि अटेस्टेशन में जो है सिंपल सी बात ये है कि उस ज़माने में यूनिवर्सिटीज़ कायम हुई, और जो यूनिवर्सिटीज़ की जो डिग्रीज़ होती हैं वो अटेस्टेशन वगैरह की मामला। अटेस्टेशन का एक एक्चुअली पर्पस ये भी होता है कि यू आर नोन टू समवन हु इज़ ऑलरेडी इन द सर्विस, और वो उस आदमी से हमारी अटेस्टेशन के साथ एक और भी चीज़ है जो आपने देखी होगी कि एफिडेविट भरवाया जाता है कि ये आपको जानते हैं। हमारे यहाँ ऐसा लेकिन बहुत कम होता है। नहीं, हमारी कराची यूनिवर्सिटी के अंदर भी अगर आप दाखिला लें तो आपको जो 2 विटनेसेस का जमा कराना पड़ता है कि जी हम किसी उसमें नहीं लेंगे पॉलिटिकल पार्टी में पार्टिसिपेशन। अगर आपको जहन में हो तो अभी भी एडमिशन हुए पाकिस्तान की तकरीबन तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको इस तरह के रिकमेंडेशन लेटर, जहाँ पे भी आप अप्लाई करें, इवन मुझे नहीं मालूम, आपने समा में जब अप्लाई किया होगा तब भी आपका लिखा होगा कहीं ना कहीं का रेफरेंस लेटर दें 2 लोगों का जो आप CV के अंदर जो जानते हैं आप रेफरेंसेस। तो ये एक हिस्सा है क्योंकि जब आप कैरियर का आगाज़ कर रहे होते हैं तो आप बिल्कुल नए होते हैं माशरे के लिए, दुनिया के लिए और उस ऑर्गेनाइजेशन की जिसमें आप जा रहे हैं। तो वो कोशिश ये करते हैं कि जी आपको लोगों को कोई ऐसे वाबस्तगी हो जिनसे जो कि किसी किस्म का कोई ना कोई मुकाम रखे। इन एक्चुअली तो रियलिटी से बड़ा दूर होता है ये। नहीं, ये इसमें 2 बातें, एक तो ये हो गई कि अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वो अलग बात है, रिकमेंडेशन ये वो अलग बात है। जो डॉक्यूमेंटेशन की अटेस्टेशन है ना, उसका जो अभी सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया, दैट इज़ अ वेरी गुड सिस्टम। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर ही ये जॉली फोर्स डॉक्यूमेंट्स का रिवाज है, पाकिस्तान में कंपैरेटिवली ज़्यादा है, ये आप कह सकते हैं। तो उसकी वजह उसको कर्व करने के, उसको ठीक करने के लिए, उसको सीधा करने के लिए तरीक़ेकार ये था कि एक सेंट्रल डेटाबेस हो जिसके अंदर तमाम चीज़ें अवेलेबल हो। जैसे अब नादरा है, अगर नादरा मतलब कोई भी जाली शनाख्ती कार्ड लेकर आता है तो अब आपको कुछ भी नहीं करना, अब आपको बस उसको नंबर डालना है और डेटाबेस में आ जाएगा कि ये जाली है या नहीं है, या जो भी है उसके सारी डिटेल्स सेंट्रल डेटाबेस। इसी तरीके से ये जो डॉक्यूमेंटेड लोग हैं, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी असनाद को क्या नाम है वेरीफाई करना बहुत कोई मुश्किल काम नहीं, इसका डेटाबेस बनाना। उसकी वजह यह है कि 2% तो लोग आपकी यूनिवर्सिटीज में पहुंचते हैं, शनाख्ती कार्ड तो सबका बनता है, तो वो डेटाबेस बहुत छोटा होना चाहिए था, वो आराम से हो सकता है और वो बस हमारी डेटा तो होगा अवेलेबल है। देखिए यूनिवर्सिटीज, अब होता यह है कि इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, इसमें फ़र्क यह है कि पिछले कई सालों से, मतलब कहीं 10, कहीं 5, कहीं 12 और कहीं 4-5 साल पहले मुख्तलिफ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने डेटा कंप्यूटराइज लिया ही कंप्यूटराइज्ड है। सही, मतलब कि आपने जॉब एप्लीकेशन दी है तो वो भी कंप्यूटराइज्ड ही है।
सर समझने के लिए जैसे हम यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई कर रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं और अगर किसी बोर्ड से डिग्री ली हुई है तो ऑलरेडी वो डेटा तो है, तो वो मुंसलिक होना चाहिए। मैं यही बता रहा हूँ आपको कि इसमें दो चीजें, एक तो ये कि जब आपने फैक्ट्स करें 5 साल पहले अचानक किसी बोर्ड ने कहा कि जी अब हम सारा डेटा कंप्यूटर पे लेंगे, ठीक है ना, आपने अप्लाई अपने घर में बैठ के इंटरनेट से किया तो वो तो डायरेक्ट आपके डेटाबेस में चला गया उस इंस्टीट्यूशन के। उससे पहले जब वो कागज पे लेते थे ना, अब उस कागज वाले डेटा को एंटर करना है और वो पिछले 20 साल 40 साल 50 साल डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी पुरानी है। मसलन मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अभी एक हमारे बहुत ही अच्छे कोलीग हैं, वेल नोन है, वो आए, उनकी बहन कनाडा में है और उन्होंने 1982 में यहाँ से मास्टर्स किया। 1982 मकालवान आपकी बजाय से भी पहले किया होगा, बहुत पहले। तो वो अब वो कनाडा में कहीं पढ़ाई करना चाह रही हैं आगे, तो उन्होंने बोला कि कनाडा की यूनिवर्सिटी को रिक्वायरमेंट है कि वो यहाँ से कराची यूनिवर्सिटी से या जहाँ से भी उन्होंने काम पढ़ाई की है, इसकी उनके डॉक्यूमेंट्स यहाँ से वेरीफाई करके वहाँ भेजें। अब 1982 का केस का मतलब है कि आज से 37 साल पहले का केस। ये मुश्किल केस है। हाँ जी, नहीं इस तरह के बहुत आते हैं। 82 तो कुछ भी नहीं है, सही। 75, 74, 71 भी आते हैं। वो तो नामुमकिन वाली बात है। नहीं, लेकिन वो कराची यूनिवर्सिटी के पास रिकॉर्ड है, वो फिर वो करती है। लेकिन ये जो ऑटोमेशन की बात हो रही है ना, अब जब तक वो सारा ऑटोमेटेड नहीं होता। अब सर ये क्विकली लास्टली इस पे, अब जब ये डिजिटल लॉकर्स आ जाएंगे बहुत आसानी हो जाएगी इससे। बिल्कुल आसानी हो जाएगी, इंस्टीट्यूशंस के लिए भी आसानी हो जाएगी, कैंडिडेट्स के लिए भी। आप यकीन कीजिए कि अंदर हम बैठ के जब अपनी फाइलें अपलोड कर रहे होते हैं ना, तो बाजू का सिस्टम ही बैठ जाते हैं। माजी क्या था, मुस्तकबिल क्या होगा, इस बारे में आप हमें बता रहे थे। डॉक्टर मुईज़ बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। और हाल क्या है, अगर हम मैट्रिक के इम्तिहानात की बात कर लें, अब जरा इसका तस्करा कर लेते हैं। मैट्रिक के इम्तिहानात हुए, मुख्तलिफ मराकज़ के हमने आपको विजुअल्स दिखाए, फुटेजेस दिखाई। वहाँ नकल माफिया का राज था, किस तरह से स्टूडेंट्स को मवाद फराहम किया जा रहा था, वो लोग चीटिंग कर रहे थे। हमारे नुमाइंदे, समा के नुमाइंदे फैसल खान ने मदारिस में इम्तिहानात पर रिपोर्ट बनाई है। उन्होंने क्या देखा, जरा पहले तरीक़ाकार देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। नकल करना एक लानत है, बुराई है, गुनाह है, जुर्म है, इंसाफ का कत्ल है, हकूकुल इबाद की हक तलफी है। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात किस तरह होते हैं आप सब ने देखा। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में वफाकुल मदारिस के तहत इम्तिहानात हो रहे हैं। वो इम्तिहानात कैसे होते हैं, आइए आपको चलकर दिखाते हैं। दीनी तालीमात पर अमल करते हुए मदारिस में दरसे निज़ामी के इम्तिहानात देने वाले इन तालिबे इल्मों को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि नकल के बाइस मिलने वाली तरक्की, कामयाबी और कामरानी हमेशा खोखली रहेगी। इसलिए मेहनत करो, ईमानदारी से पर्चा दो। एक दर्जे का तालिब इल्म है तो उसकी जो 4 साइड दाएं बाएं आगे पीछे जो तालिब इल्म है उसके दर्जे का नहीं है, उसकी क्लास का नहीं होगा। अगर वो कहीं मिसाल के तौर पे अगर इशारों में भी देखे तो वो उसके करीब भी वो नहीं होगा। नक्शा ऐसा बनाया जाता है, ये हमारे एक ज़ाब्ते का हिस्सा है। वो है सबसे बुनियादी चीज़ अदब और एहतराम, जो आपको हमारे इदारों में या उसमें आपको नज़र आ रहा है। ये अदब और एहतराम क्या है, ये भी एक तरबियत का हिस्सा है। जिन तलबा किराम ने अपना पर्चा हल किया हुआ है, उनसे गुजारिश है कि वो अपना पर्चा जमा करा लें। मुनज़्ज़म अंदाज में पर्चा देते इस इम्तिहान गाह तक आने की मोहतमिम जामिया बनोरिया मुफ्ती नईम को भी इजाज़त नहीं। सिंध हुकूमत को चैलेंज देते हुए मुफ्ती नईम ने कहा कि मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात का इंतजाम वफाकुल मदारिस को 1 साल के लिए दे दें तो नकल जैसा शर्मनाक अमल कहीं नजर नहीं आएगा। मैं जो आज आया हूँ आपके पास इम्तिहान गाह में, तो मैंने निगरान आला से इजाज़त ली है, बावजूद इसके कि मैं आमिला का रुकन हूँ। अगर आप अपने मुल्क का तालीमी मियार अच्छा चाहते हैं तो हमें निज़ाम इम्तिहान हमारे हवाले 1 साल के अंदर निज़ाम तालीम बता देंगे, निज़ाम इम्तिहान ऐसा बनाएंगे नकल करने वाला रुक नहीं सकेगा। पाकिस्तान भर में वफाकुल मदारिस के तहत होने वाले इम्तिहानात में 19,000 मदारिस के 4 लाख तलबा शरीक हैं, जिनके लिए 2007 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। मदारिस के असातिज़ा का कहना है कि दीन बुनियादी तौर पर दियानतदारी के साथ तरक्की के रुझान की हौसला अफजाई करता है और मदारिस के ये इम्तिहानात इस रवैये की
शानदार अक्कासी हैं। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ फैसल खान, समा, कराची। और फैसल खाने में ज्वाइन भी कर चुके हैं यहीं पर, सिर्फ हम शर्ट बदल दिया ना, वो चेक और था, ये चेक और है। फैसल, ये बताएं कि आपने जो देखा कि मदारिस में जो इम्तिहानात का तरीक़ेकार है वहाँ चीटिंग बिल्कुल नहीं रही, या हम ये भी तो कह सकते हैं शायद पकड़ी ना जा रही हो? नहीं शुएब, अगर ऐसा होता तो नज़र तो आता कुछ। मसला ये है कि जब हम गए वहाँ पर और हमने देखा तो नज़र आ रही थी चीज़ें। मैं लाड़काना भी गया, दूसरे इंटीरियर सिंध में गया, कराची में मैंने कवर किया, गुज़िश्ता 8-10 साल से मैं एजुकेशन कवर कर रहा हूँ। वहाँ एक चीज़ नज़र आ रही थी कि उनकी तरबियत अच्छी थी। बुनियादी फ़र्क जो हमें नज़र आया वो तरबियत थी। वो समझते थे ये चीज़ गलत है। और हमने इस हवाले से बात भी की कि कभी कोई केस पकड़ा, तो उन्होंने बताया इस साल तो अभी तक कोई चिटिंग का केस नहीं पकड़ा। गुज़िश्ता साल उन्होंने एक केस पकड़ा था मोबाइल का, उसको भी 3 साल के लिए नाअहल कर दिया था। इनका सिस्टम जो है, एक सबसे अच्छी बात यह है कि बड़ा एक मस्जिद कह लें या मदरसा कह लें उसमें होता है, और बड़ी तादाद में लोग एक ग्राउंड में बैठे होते हैं, ऊपर से मॉनिटरिंग हो रही होती है, सब जगह इन्विजिलेटर बड़ी तादाद में होते हैं। हमारे साथ मसला क्या है मैट्रिक सिस्टम में कि मैं इंटीरियर से लाड़काना की बात करता हूँ, एक क्लास में 100 बच्चा था, एक डेस्क पे 3-3 बच्चे बैठे थे। मसला कहाँ होता है जब आपका इन्विजिलेटर जो है अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता। मैट्रिक के इम्तिहानात में जो मैंने पर्सनली ऑब्ज़र्व किया, सबसे बड़ा जो इसमें कसूरवार है वो टीचर है। अगर टीचर की मर्जी ना हो तो मोबाइल फ़ोन अंदर कैसे आ सकता है? आप मोबाइल फ़ोन रोक दें, व्हाट्सएप वगैरह सब रुक जाएगा, नकल रुक जाएगी। ये मोबाइल फ़ोन अंदर आ जाता है, उस पर फिर पेपर आना शुरू हो जाता है। पूरा बंदा अंदर आ जाता है बताने के लिए। हम ये भी तस्वीरें भी देखते हैं। वो पूरे लोग, हमने लाड़काना में एक ऐसे उस पर विजिट किया, 300-400 लड़के थे, हमें देख के वो भागे। और उसके बाद वो पुलिस वाला भी मुकर गया, सेंटर सुपरिटेंडेंट कह रहे हैं यहाँ तो कोई अंदर ही नहीं आया था। वो आपके आंखों देखी बात को झूठ बोलेंगे। वो आप कहेंगे कि ये मोबाइल पे चिटिंग कर रहा है, आप देख लें, कहेंगे मुझे तो नजर नहीं आ रहा। वो ऐसी बात करते हैं। अच्छा, एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू हमें ये भी बताइएगा कि ये जो सरपरस्त है, इन्विजिलेशन जो करें, इन्विजिलेटर्स जो है, इनका जो मुआवजा, इनकी जो तनख्वाह, इसमें भी फ़र्क है, मदारिस में कुछ, स्कूल्स में कुछ। ये बड़ा हैरान कुन इंकशाफ हुआ मुझे भी कल। मैंने जब मदारिस वालों से पूछा कि आप लोग इन्विजिलेटर को, ये जो निगरां होते हैं इम्तिहान के, इनको कितने पैसे देते हैं, तो उन्होंने कहा हम 6 पेपर होते हैं, तकरीबन 6-6.5 हज़ार रुपये देते हैं। तो एक पेपर के मेरे ख्याल से 1000 और 1200 रुपये इस तरह बन गए। और अफसोस से कहना पड़ता है, जो मैट्रिक के इम्तिहानात हैं, इनकी जो इन्विजिलेटर है उसके 105 रुपये मिलते हैं एक पेपर कवर करने के। पेपर कवर करने ये जो फ़र्क है, ये भी एक बुनियाद है। बहुत बड़ी वो है। वो जब 105 रुपये एक टीचर को मिल रहे हैं, वो क्यों इतना वो करेगा? अव्वल तो वैसे तो उसको बतौर टीचर ही अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, लेकिन अगर इन्विजिलेटर के पैसे भी बढ़ा दें तो एक अच्छी चीज़ हो सकती है कि वो फिर सोचेगा। इतने कम मुआवजे में वो फिर काम करने का दिल भी नहीं जाएगा। फिर उसमें यही होता है, वो क्लैरिकल स्टाफ वो फिर वो कर देते हैं, इन्विजिलेशन के लिए क्लैरिकल स्टाफ आ जाता है। लेकिन अगर फैसल इतना कम मुआवजा मिल रहा है तो फिर वो इनकार करने की ऑप्शन नहीं होती उनके पास कि हम नहीं करेंगे इन्विजिलेशन? वो करते हैं तो फिर वो क्लैरिकल स्टाफ को ले आते हैं। टीचर अगर नहीं करता तो क्लैरिकल स्टाफ होता है। अक्सर सेंटर्स में यही हाल होता है। मसला ये है कि आपके पास विल होनी चाहिए। सरदार शाह जो वज़ीर तालीम है, कि विज़िट तो कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, बातें बहुत अच्छी करते हैं, अमली तो आमात हमें कोई नज़र नहीं आते। चाहे वज़ीर आला सिंध हो, 2 साल पहले उन्होंने एक लेटर लिखा था, खुला ख़त लिखा था, उसके बाद आज देखें कहाँ है। तालीम जो है, हम बात तो करते हैं, चाहे मीडिया में भी बात करें कि अव्वलीन तरजीह हमारी जो है तालीम है, लेकिन हम कितना टाइम देते हैं ये तालीम के? इसको कोई नहीं देता। ना टाइम देते हैं, ना उस पर हम फंड्स की बात करते हैं, ना हम उस पर बजट की बात करते हैं। हम तो बजट तो बहुत है, लेकिन उसमें ब्लॉक एलोकेशन वाला फैक्टर भी आता था। अब कुछ हल हो चुका है वैसे ये मामला भी। जरा बताएं कि हम किसी से कम नहीं, किसी से पीछे नहीं, आप, मैं और हम सब पाकिस्तानी तालिब इल्मों की बात कर रहे हैं। आप नई पीढ़ी की बात कर रहे हैं। ओके, और यही तो हमारी तरक्की को मेक श्योर करेंगे आगे बढ़कर। एग्जैक्टली, अपनी सलाहियतों का लोहा कैसे मनवा लेते हैं हम आपको नया दिन में रोज बताते हैं। कराची की NED यूनिवर्सिटी, यहां के स्टूडेंट्स ने बिजली से चलने वाली कार नहीं, फॉर्मूला कार तैयार कर लिया है। कैसे फॉर्मूला है? इस फॉर्मूले के हवाले से उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए तो सही कि है क्या। वाह, क्या कार है, कितनी कारआमद है, इससे जुड़े कितने सवाल हैं। सारा कुछ बताएं मुझे। मैं नहीं बताऊंगी, मैं मेहमान बताएंगे इस बारे में, मैं तो फंस जाऊंगी वरना। भाई सारा हमारे साथ है, फराज हमारे साथ है। सारा कुछ बताएं मुझे।
तो सारा और फराज दोनों हमारे साथ है। सारा, मैं आपसे सारा कुछ नहीं पूछ रही, सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ टीम के लिए क्या कुछ करती हैं आप और आगे किस तरह से इसको प्रमोट करेंगे आप लोग? हेडलाइन चल रही है, चुप हो जाओ। नहीं, हेडलाइन हो चुकी है, मैं आपसे बात कर रही हूँ। सारा, हेलो हेलो हेलो, सारा आवाज आ रही है? जी जी जी। चलिए बताएं आप। जी आ रही है। कितने लोग हैं आप लोग इस टीम में? इस कार के पीछे कितने लोग थे, हम ये जानना चाहते हैं। We are total 34 members, जिसमें से 25 co-members हैं एंड बाकी ट्रेनीज हैं। अच्छा, और आप क्या खिदमत अंजाम देती हैं? जी, मैं मेंबर हूँ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टीम की एज वेल एज मार्केटिंग टीम एज। सही, तो फराज भी आपके साथ हैं। फराज, मैं जानना चाह रहा हूँ इस कार से मुताल्लिक कितने वोल्ट दरकार है इस कार को, स्पीड कितनी होती है इस फार्मूला कार की, जरा शेयर तो कीजिए हमसे डिटेल्स। जी, इसे 90 वोल्ट्स दरकार हैं। इसका पीक पावर है 21 किलोवाट और जो इसकी स्पीड है वो 120 किलोमीटर पर आवर है। सही, और स्पीड सही। और ये कितनी मुख्तलिफ है? फार्मूला कार तो ऑलरेडी है दुनिया में, लेकिन ये कितनी मुख्तलिफ है उनसे? जी, ये इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि हमने जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक यूज़ कर रहे हैं। जिस तरीके की प्रोटोटाइप फार्मूला कार इंटरनेशनल टीम्स बनाती हैं, उसी तरीके की बिल्कुल वही टेक्नोलॉजी, हर चीज़ तकरीबन उनके स्टैंडर्ड की वो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। स्पीड उतनी होगी? जी, स्पीड होगी क्योंकि वहाँ पर वसाइल ज़्यादा उनके पास मौजूद हैं। हम लोग लिमिटेड चीज़ों पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी स्पीड में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, लेकिन जो बाकी जो टेक्नोलॉजी है, जो गाड़ी की पूरा डायनामिक्स है, वो उनसे बेहतर भी होगा इंशाल्लाह। उनसे बेहतर होगा। अच्छा, ये बताएं, इंटरनेशनल इवेंट है, उसमें आप लोग कम्पीट करने जा रहे हैं, उसमें आप लोग हिस्सा लेने जा रहे हैं, मुझे उस इवेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, इवेंट के बारे में ये है, वो दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में होगा। उस इवेंट में जो ये फार्मूला कार्स का स्टूडेंट्स बनाते हैं प्रोटोटाइप, वो इवेंट में जाते हैं और उसमें 2 इवेंट्स होते हैं जहाँ पर उनकी जजिंग, जिस बेस पे जज होता है वो होते हैं स्टैटिक और डायनामिक इवेंट। स्टैटिक इवेंट में जो है वो सारा की टीम पूरा प्रेजेंटेशन देगी कि किस तरीके से जो है वो गाड़ी बनाई है, क्या कॉस्ट आई है, किस तरीके से फैब्रिकेशन की है, और देन मैकेनिकल की जो मेरी टीम है वो पूरा बताएगी कि हमने इसमें क्या इंजीनियरिंग जो हमने 4 इयर्स में पढ़ी है किस तरीके से अप्लाई की है। देन फिर डायनामिक टेस्ट होगा, फिर उस डायनामिक इवेंट में हमारा गाड़ी के ब्रेकिंग टेस्ट होगा, कार का एक्सेलरेशन टेस्ट होगा, इंड्योरेंस टेस्ट किया जाएगा, ये देखा जाएगा, रेनिंग टेस्ट होगा कि अगर इलेक्ट्रिक कार है और अगर बारिश हो रही है तो फॉर एग्जांपल इसके सर्किटरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ये सारे टेस्ट किए जाएंगे। यानी तो इसकी हमारी टीम फुली प्रिपेयर्ड है। जी, मौसम का मुकाबला भी कर रहे हैं कि आप अपने एंड से। हम तो अब तक ये देखते आए थे ना कि कोई भी मुकाबला हो तो मुकाबिल कौन आएगा, इसकी मालूमात भी जरूरी होती है, किसके साथ मुकाबला करने जा रहे हैं, कोई 1-2 लोग हैं जिन पे नजर है। जी, वही नजर है। हमने दूसरे ऐसे फोरम्स ज्वाइन किए हुए हैं और ऐसे जो ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं जहाँ से हम हर इंटरनेशनल टीम्स पे जो विनिंग टीम्स हैं उन पर नज़र रख रहे हैं और उनकी टेक्नोलॉजीज़ को देख रहे हैं कि वो क्या टेक्नोलॉजीज़ लेकर कंपटीशन में आते हैं। जो लास्ट ईयर्स की और प्रीवियस जो जितनी भी विनिंग टीम्स हैं, हमने उनको टारगेट करते हुए कि हमें उस स्टैंडर्ड पर आके काम करना है, उसे हम कर रहे हैं। सही। सारा, क्योंकि आपने वहाँ प्रेजेंटेशन देनी है कॉस्ट से मुताल्लिक, तो कुछ हमें तो बताएं कितनी लागत आई है इस गाड़ी पर, और क्या इसकी टेस्टिंग के लिए आप कराची की सड़कों पर निकले थे? जी, अराउंड हमारी जब बन जाएगी तो फाइनल कॉस्ट हमने एस्टिमेशन लगाई है, दैट वाज अराउंड 30 लाख। 30 लाख। ये हम लोग अभी टेस्टिंग। जी फराज। यस सर, बिकॉज़ ये इलेक्ट्रिक कार है तो इलेक्ट्रिक कार तो बैटरीज बेस्ड होती हैं, तो वो आप समझ सकते हैं सर हम टेस्टिंग फेज में और हमें कुछ कंपोनेंट्स के लिए हमें स्पॉन्सर्स की ज़रूरत है। तो ये मेरा मैसेज है तमाम फर्म्स के लिए कि वो हमें अपना काम जारी रखने के लिए हमारी मदद करें। यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें कंपोनेंट्स वगैरह सपोर्ट किए गए हैं, लेकिन वो उतने नहीं हैं कि जिससे हम पूरा फाइनलाइज अपने जो है ना प्रोजेक्ट को कर सकें। यानी ये मसला है अभी फाइनलाइज होने का, क्योंकि दिसंबर में इवेंट है, दिसंबर में आपने कंपटीशन में जाना है, बट अभी तैयारी में आपको फंड्स दरकार हैं।
जी फंड्स दरकार हैं हमें। कितने फंड्स दरकार हैं? यूनिवर्सिटी कितनी मदद कर रही है और अब तक कितने फंड्स आपके पास हैं? यूनिवर्सिटी की जो सर जो यूनिवर्सिटी की मदद है, यूनिवर्सिटी की ये मदद है कि यूनिवर्सिटी ने हमें मैकेनिकल कंपोनेंट्स तो दे दिए हैं, जैसे कि स्टीयरिंग वगैरह होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है जो कि इंपोर्ट होते हैं, उस चीज़ के लिए हमें जो है स्पॉन्सर्स की ज़रूरत है। तो फराज, क्या हम ये कह सकते हैं कि आपने गाड़ी तैयार कर ली, क्योंकि अभी तैयार तो नहीं हुई फिर? जी सर, जो हमारे पास जितने भी जैसे हम लोगों को सारी टेस्टिंग की चीज़ें तैयार इन अ सेंस कि हम लोगों को वो चीज़ें नहीं जो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से, लेकिन यूनिवर्सिटी ने हमें कुछ चीज़ प्रोवाइड की है, जैसे कि मोटर जो हमें चाहिए 21 किलोवाट की, लेकिन यूनिवर्सिटी ने हमें 5 किलोवाट की फ़िलहाल अपने टेस्टिंग के लिए प्रोवाइड तो कर दी है कि हम इसे रोड पर टेस्ट करके देखें कि जो हमने चीज़ बनाई है उसका डायनामिक जो भी बिहेवियर है वो वैसा ही है जिस तरीके से हमने कैलकुलेशन की है। टेस्टिंग हमारा टेस्टिंग फेज चल रहा है। एक छोटे लेवल पर आपने ये ट्राई कर लिया, जिस तरह बैटरी का जिक्र आपने किया, लेकिन छोटे लेवल को आपने बड़े लेवल पर ट्राई करना, उसके लिए यू नीड फंड्स। बड़े लेवल पे करना है, अच्छा, उसके लिए हमें फंड्स चाहिए। अच्छा फराज, सारा और आपके टीममेट सारे के सारे लोग ना, नया दिन का ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप ये तो बता चुके हैं कि जो आपसे मुकाबला कर रहा है उसके ऊपर आपकी नज़र है। आप ये भी बता चुके हैं कि आपको स्पॉन्सर्स की ज़रूरत है, अगर कोई इस तरफ ध्यान दे। अगर इस वक्त आप अपील करना चाहें, आप इस वक्त अपनी बात वज़ीर आज़म तक पहुंचाना चाहें, वज़ीर आला तक पहुंचाना चाहें, तो आपको पता है आपकी बात सुनी जाएगी। जी। कुछ कहिए इस सिलसिले में। आप अभी बात कर सकते हैं? इंशाल्लाह सुनी जाएगी जी, हम बात कर सकते हैं। हमें मालूम है जब भी हम ये आपने हमें हम आपका शुक्रगुजार है कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, और हमें पक्का भरोसा है कि ये बात ज़रूर वज़ीर आला की वज़ीर आला इस बात पे एक्नॉलेज होंगे, और वज़ीर आज़म जो हैं हमारे इमरान खान साहब, वो भी इस बात पर एक्शन लेते हुए कुछ ना कुछ हमें ज़रूर हमारी मदद के लिए कुछ ना कुछ जरूर बताएंगे, क्योंकि आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से। बहुत शुक्रिया फराज और सारा और आपकी पूरी टीम जो साथ मौजूद है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट कंपटीशन। साथ मौजूद हैं आप, और जिस तरह छोटे लेवल पर आपने बना ली है, इसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है, लेकिन अब आपको फंड्स चाहिए ताकि आप ये इसकी लागत मुकम्मल कर सकें, बिकॉज 30 लाख इसकी कॉस्ट आनी है। तो लेट्स सी, अगर ये बन जाती है, इंशाल्लाह बन जाएगी, कराची की सड़कों पर किरण बड़ा मजा आएगा। अगर ट्रैफिक जैम ना हुआ तो मजा आएगा। अच्छा कोई बात नहीं ना यार, पर लगा लेंगे ऊपर, एडवांसमेंट आती जाएगी ना यार, एडवांसमेंट आती जाएगी। अगर हमने इनसे ये कहा ना कि इसी के ऊपर हमको वाकई पर लगा के दे दो, कुछ कर दो, हेलीकॉप्टर बना के दे दो, हो सकता है लोग कर दें। पिच पर आ जाए तो पिच पर बड़ा कुछ नया हो रहा है। जिद्दत वहां पर भी आ रही है, वहां पर विकेटें सिर्फ आउट होने का नहीं बताती हैं, अब नो बॉल का भी बताएंगी। एम्पायर नहीं काम करेगा इस सिलसिले में क्या? थोड़ा बहुत करेगा ना काम, एम्पायर को बताया तो जाएगा कि यार ये नो बॉल थी। अच्छा, ये भी पाकिस्तानी कंपनी है जिन्होंने ये किया है, जदीद विकेटें तैयार की हैं जिसके जरिए एम्पायर से कबल ही नो बॉल का पता चलाया जा सकेगा, और एम्पायर को स्मार्ट वॉच के जरिए बताया भी जाएगा कि पाईजान ए हो गया, ये हो गया है। स्टंप्स को कंप्यूटर से मुंसलिक किया जाएगा और इसके जरिए सब कुछ किया जाएगा। अब मसाइल जो है ना वो काफ़ी हद तक एम्पायर साहब के हल हो जाएंगे। ये डिवाइस 3D कैमरा और LED स्टंप्स के जरिए खेल में मददगार साबित होगी। मैच के दौरान एम्पायर को वायरलेस के जरिए नो बॉल से मुतालिक बताया जाएगा। कंपनी के मुताबिक ये डिवाइस स्मार्ट वॉच से कनेक्ट होगी। हाँ शुएब, आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली, मैं ये समझा रहा था। तो मोहम्मद फैसल अली टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बाकी बातें हम उनसे जानेंगे कि ये सिस्टम है क्या और कैसे नो बॉल का पता मुझे चलाया अभी भी जा ठीक सकेगा। से समझ में आई नहीं है। हाँ, वो करके बताएंगे आपको, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो प्लीज अब जरा बताएं सिस्टम से मुताल्लिक कि हाउ डज इट वर्क एक्चुअली। हाय गाइस, सो बेसिकली हम लोगों ने जब काम स्टार्ट किया, सो द विजन इज कि पाकिस्तान में एक टेक इंडस्ट्री को लेके बहुत ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है।
अगर आप फेमिलियर हो तो आरफा क्रीम का एक विजन था कि व्हाई नॉट वी गाइस हैविंग आवर ओन सिलिकॉन वैली इन पाकिस्तान। सो हमारी जो टीम है इंजीनियर्स, माय अदर को-फाउंडर्स, द विजन वाज ऑलवेज टू डेवलप अ टेक जायंट इन पाकिस्तान, ताकि हमारी जो डेवलपमेंट है पाकिस्तान की, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पर एक अपनी टेक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करें। सो वी आर द लीडर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारी जो कंपनी नोएरिक है, इट्स बेसिकली one of the leading company in artificial intelligence in Pakistan and working on various different solutions. फैसल डायरेक्टली सिस्टम पर आ जाए, ये कैसे काम करता है नो बॉल, कैसे मालूम होता है? एग्जैक्टली जी जी। सो द प्रॉब्लम जब आइडेंटिफिकेशन हुई थी कि अंपायर्स को काफ़ी इशू आ रहा था नो बॉल की डिटेक्शन में, जिसकी वजह से ना सिर्फ डिसीजंस गलत होते थे बल्कि मैच का पूरा ताव बदल जाता था। तो आईसीसी की मीटिंग हुई, उसके बाद अंपायर्स अनेबल थे उसको डिटेक्ट करने के लिए। सो हम लोगों ने एक सिस्टम स्टैब्लिश किया है बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। होगा कुछ यूं कि जैसे ही बॉलर ने बॉल करवाई है और बॉल उसके भी हाथ से सिर्फ निकली है, और अगर उसका जो पाँव है वो लाइन से आगे है, तो अंपायर ने एक स्मार्ट वॉच पहनी होगी। आप ये देख सकते हैं वॉच मेरे हाथ पे यहाँ पे, तो अंपायर को यहाँ पे वाइब्रेशन और एक नजर आ रही है, नो बॉल थी। जी जी। और कितना उसके अलावा कैमरामैन प्लीज, हाँ जी आप दिखाते रहिए जरा सा, क्या क्या इस घड़ी की खासियत जरा बताते रहे आप साथ में। और फैसल कितनी क्विकली, यानी जैसे ही बॉल कराई अभी बल्लेबाज ने खेली नहीं और आपको मालूम हो गया, ऐसा होगा? जी, द बॉल इज स्टिल इन द एयर एंड बैट्समैन विल नो इन एडवांस, बिकॉज़ जो विकेट्स हैं उसके ऊपर एलईडीज हैं, वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में ग्लो करेंगी। अच्छा, बल्लेबाज को मालूम हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये नो बॉल है। दिस इज गुड। और बॉलर जो अंपायर है उसको भी पता चल जाएगा। तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हुआ कहीं पर किसी मैच में? हम लोग डोमेस्टिक लेवल के इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं हियर इन इस्लामाबाद एंड लाहौर, डिफरेंट क्लब लेवल्स के ऊपर, एंड वी आर इन प्रोसेस टू इम्प्लीमेंट दिस इंटरनेशनली कहीं पर नहीं हुआ? जी, इट्स इन प्रोसेस, वी आर इन टॉक्स एंड इंशाल्लाह यू विल सी दिस थिंग implemented in county cricket and eventually in PSL as well. Next PSL में ऐसा होने जा रहा है, आपको ये लगता है? जी, yes. तो इस सिलसिले में पीसीबी से मुलाकात हुई, पीसीबी से मुशावरत हुई? जी जी बिल्कुल, we are in process and inshallah you will see this. अभी प्रोसेस में है। बहरहाल आप इस सिस्टम से मुतालिक हमें बता रहे थे फैसल, बहुत शुक्रिया, साथ आप मौजूद थे, इस टेक्नोलॉजी से मुतालिक हमें इन्फॉर्मेशन दी, और जिस तरह आपने कहा कि अभी कुछ पिच पे ऐसा इसका इस्तेमाल अभी हम कर रहे हैं नेशनली, यानी अभी लोकली हम इसे कर रहे हैं। बहरहाल पीसीबी से मुशावरत हो रही है और कोशिश ये है कि इंटरनेशनली भी इसको देखा जाए कि इंटरनेशनली किस तरह से एग्जैक्टली मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बड़ी जदीद सी थी। अब मेरे किसी काम की नहीं, लेकिन मेरा जी चाह गया मैं खरीद लेती इनसे। वो क्या कर रहे हैं? कोशिश। आपको सीखने की जरूरत है, सिखा दें। मैं नहीं, वो सिखाएंगे, उनको आता है। पर ये तो दरबुका है, वो तो आर्टिस्ट हमारे पास है, हसन दरबुका हमारे पास है। यस, वेलकम टू नया दिन। थैंक यू सो मच, वेलकम। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। दरबुका क्या है? दरबुका बेसिकली जो है वो अरबिक इंस्ट्रूमेंट है और उसको इंटरनेशनली बहुत यूज किया जाता है। okay. तो एशियन में ज्यादा यूज नहीं होता, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और ईरान, इराक, वहाँ पे कम यूज किया जाता है। तो पाकिस्तान में 2-3 प्लेयर्स हैं जिसमें से एक में छोटा सा प्लेयर हूँ। छोटा सा प्लेयर पाकिस्तान में, यू आर द फर्स्ट वन मुझे लगता है। एक दोस्त है थोड़ा सा बजाता है। जी 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 ऐसा ही है। तो प्लीज कुछ बजाएं इससे पहले कि हम और बात करें, हम पहले देखेंगे बचता कैसे है। बचना देखना है, तो बजा के दिखाएं। अच्छा ठीक है, म्यूजिक के साथ बगैर म्यूजिक के साथ? आपकी मर्जी है, प्लीज। चले ठीक है, अगर प्ले हो जाए म्यूजिक प्ले किया जाए, म्यूजिक भी प्ले किया जाए।
जबरदस्त। सीखा कहाँ से, कब से बजा रहे हैं? और सीखा जो है वो मैंने यूट्यूब और अरबों का इंस्ट्रूमेंट है, अरबों के दरमियान भी बजाया कभी? जी बहुत ज्यादा बजाया, और वहाँ पे हमने कॉम्पिटिशन्स भी जीते हैं। वाओ। और बेस्ट दरबुका प्लेयर पाकिस्तान का अवार्ड भी लिया है। अच्छा, वो ना बातें करते करते दरबुका बज रहा है उनका। जी वो बजना तो चाहिए, लेकिन आपको भी सीखना चाहिए। आप ये बताएं कि आपको टेम्पो पता है? टेम्पो मेरा ख्याल है फिर मैं खुदाफिज कह दूं। नहीं, आप खुदाफिज नहीं, आप अच्छा मेरे साथ आपने क्लैप्स करना है। ओके। लेकिन जिस तरह से मैं आपसे क्लैप्स करूं, आप भी साथ कर सकते हैं। ठीक है, ऑडियंस भी कर सकते हैं, जो हम लोग टीवी पे देख रहे हैं। ओके। आप लोग भी कर सकते हैं। आपने कहना 1 2 3 4 बस, ठीक है। पहले मैं या फर्स्ट में, फिर देन आप। वेरी गुड। किस काम पे लगा दिया? किस काम पे लगा? बहुत अच्छा किया किरण ने। स्टैंडिंग ओवेशन किरण के लिए, बहुत अच्छा किया। लेकिन आप लोगों ने भी बहुत अच्छा किया। अच्छा, बेसिकली ये गेम होता है जो हम लोग काफी ऑडियंस से करते हैं, और ये गेम अरब के अंदर बहुत मशहूर है। अरब के लोग जो होते हैं, आप लोग थक गए? नहीं, मुझे बहुत मजा जब आप सोचेंगे हम तकरीबन 1 और 1.5 घंटे के दरमियान कंटिन्यू प्ले करते हैं जब कॉन्सर्ट होते हैं। पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया है। ओके। वैसे आपकी लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन क्या रही है दरबुका प्ले करने की? तकरीबन कोई 4 घंटे। 4 घंटे कंटिन्यूअसली? कंटिन्यूस, नो रेस्ट? नो रेस्ट। और ये पार्टिसिपेशन था लोगों का? जी, आप जैसे जितने भी कॉन्सर्ट देखें, ये इंस्ट्रूमेंट जो है ना पाकिस्तान में इन नहीं है इतना, तो उसको देखने के लिए लोग सोचते हैं यार ये कर क्या रहा है, ये हो कैसे रहा है। ये कुछ तेज जो है ना, मैं चाह रहा हूँ, वक्त तो खत्म हो गया, तेज आप बजा के दिखा दें। अगले हफ्ते में आपसे मिलेंगे, और अभी हम ये सुन रहे हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं और इनका साथ देने की कोशिश करें। प्लीज 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 कर